सभी विद्यार्थियों को नमस्कार साथियों। बड़ा इंतजार था आप लोगों को कि सर भारत के इतिहास के नोट्स हैं वो लॉन्च करें। बिल्कुल हमने कर दिया है। देखिए सर, एक अपने आप में उदाहरण आपको बताऊंगा कि नो नौकरियां प्राप्त की हैं सर ने। अभी आप लोगों को एक एक नौकरी का परिचय भी देंगे। इस तरीके की ऐसी महान उपलब्धि वाले शिक्षक यदि हमारे साथ जुड़ते हैं, बड़ा इनका मार्गदर्शन रहा है राजस्थान के प्रति, बहुत अच्छे ये पूरी समझ रखते हैं। और जो पाठ्य सामग्री कहाँ से ली गई, किस तरीके तैयार की गई, उसमें समय लगता है और सर आपको पूरा परिचय देंगे। पहले मैं आपका सर का परिचय कराऊं। वैसे आप मिले हुए हो, अगर सर को पहचान रहे हो तो आप लोगों ने यूट्यूब पर पॉलिटी सर की क्लास लगाई है कहीं, तो नए नहीं है सर। आपके जो बच्चे नए आप लोग नहीं मिले एक अलग चीज है, बाकी क्लासें आप लोगों ने लगाई है। नाम सर का हरिमोहन मीना है और हमारे पास में ही जैसे मेरा गांव है पैतृक गांव, उसके बिल्कुल साइड में ही दौलतपुरा गांव है। तो दौलतपुरा गांव के निवासी हैं और वर्तमान में सर सेकंड ग्रेड एसएसटी से टीचर हैं और खूब टीजीटी पीजीटी नवोदय सब जगह नौकरियां की, लेकिन मन लगा कि यार गांव में हमें नौकरी करनी है। तो वर्तमान में इनका जो गांव है, गांव के पास में स्कूल पड़ता है 1.5 किलोमीटर, तो वहां सर की पोस्टिंग है। और ये देखिए वर्तमान में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खरकड़ा है राजगढ़ अलवर में, गिल के सर के गांव के पास में ही है, वहां पोस्टिंग है। और यदि हम लोग बात करें शैक्षणिक योग्यताओं की, तो एमए बीएड है, नेट है, जीआरएफ क्वालिफाई है, तो कोई शक नहीं है सर के ऊपर। और देखिए आप लोग यहाँ पे उपलब्धियों की हम लोग बात करें तो सबसे पहले सर आपको पूरा बताएंगे, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों को परिचय दे दूं कि सबसे पहले सशस्त्र बल सीमा आप लोगों के प्रथम नियुक्ति सर की हुई। ये देखिए आप लोग, यहाँ आप लोगों को 9 नौकरियां दिखाई दे रही हैं। बड़ी एक ही बड़ी मुश्किल से मिलती है साहब, बड़ी मुश्किल से मिलती है एक ही, और वो भी मिले तो मिले ना मिले। और देखिए यहाँ 9 नौकरियां करके बैठे हैं। वही महेंद्र सर जैसे आप लोग काबिल तहीन में देखिए, महेंद्र सर भी 10 नौकरियां लगी है। तो राजस्थान के साथ हल्की टीम नहीं है, राजस्थान के साथ हल्की टीम नहीं है। यहाँ देखिए आप लोग सशस्त्र सीमा बल में लगे, 2012 में पहली पोस्टिंग रही, फिर राजस्थान पुलिस में, फिर दिल्ली पुलिस में, फिर रेलवे ग्रुप डी में, उसके बाद रेलवे गुड्स गार्ड में, होटल मैनेजमेंट में, नवोदय विद्यालय टीचर टीजीटी में, फिर केंद्रीय विद्यालय टीचर टीजीटी में, और वर्तमान में राजस्थान शिक्षा विभाग में सेकंड ग्रेड एसएसटी के पद पर ये साहब कार्यरत है। तो आप देख सकते हो तो बड़ा अनुभव रहा है। और ऐसा टीचर अगर कोई पुस्तक लिखता है, कोई नोट्स लिखता है, तो बड़ा अनुभव रहता है और उसका सीधा सीधा हमें लाभ मिलता है। सर ने तो 10-15 साल मेहनत की है, बहुत प्रतियोगी परीक्षाएं दी हैं और वहां से कुछ सीखा है, सीखने के बाद पूरा अनुभव मिला है जबरदस्त, और उस अनुभव का लाभ हमें मिल रहा है साहब। इससे बड़ी बात हमारे लिए नहीं हो सकती। तो ये पूरा देखिए आप लोग। और पुस्तक का आधार क्या रहा है, वैसे सर ही बताएंगे पूरी बातें, लेकिन पुस्तक का आधार भी वो पाठ्य सामग्री जो आप लोगों के सीबीएसई और आरबीएसई की जो एग्जाम पुस्तकें हैं, वहां से पूरा मैटर को कलेक्ट किया गया है। और देखिए आप लोगों को यहाँ पे देखेंगे तो पूरा आप लोगों को जो पीडीएफ है, वो पीडीएफ मैं चला रहा हूं आपके बीच में, और पूरा आप लोग देखिए यहाँ पे अच्छी तरीके से। आपको वाकई आप लोग अलग महसूस करेंगे सर, अगर इस तरीके से हमें पाठ्य सामग्री मिल जाए तो हम लोग बहुत आगे जाएंगे, है ना। और हम लोग बुकों में नहीं जा रहे, स्पाइरल बाइंडिंग में इसलिए जा रहे हैं कि आप लोग वहां ऐड कर सकते हैं, वहां आप लोग ऐड कर सकते हैं। अच्छा पेपर देंगे आप लोगों को, और स्पाइरल बाइंडिंग के साथ आपको नोट्स मिलेंगे, तो आप खुद भी वहां अपने हिसाब से वहां पे लिख सकते हो, ऐड कर सकते हो। आपको लगा है कि 2 लाइन मुझे और जोड़नी चाहिए, जोड़ दीजिए। पहली बार तो आपको आवश्यकता नहीं है जोड़ने की, लेकिन फिर भी लगेगा तो आप अलग से नोट्स क्यों बनाए, मत बनाइए ना। कौन कह रहा है आप लोगों से। देखिए इस तरीके से हम लोग आप लोगों को स्पाइरल बाइंडिंग में नोट्स देंगे, तो कौन कह रहा है आप लोगों को जोड़िए साहब, मत जोड़िए, आराम से इसी में लिखिए ना आप लोग। अब अंत में आप लोग क्या करते हो कि रिवीजन के तौर पे आपके पास किताब अलग होती है, खुद के नोट्स अलग होते हैं, किसी कोचिंग के नोट्स भी आप कबाड़ लेते हो, प्रिंट निकलवा लेते हो, और फिर आप लोग अंतिम समय में ये सोच कि आप ये निर्णय ले नहीं पाते कि हम पढ़ें क्या, और आप तनाव में आ जाते हैं। इसलिए आप लोग एक ही रखें आप लोग। और बुक में क्या लिखने के लिए जगह नहीं मिलती, हल्का पेपर होता है, बुक सस्ती पड़ती है, हमें भी सस्ती पड़ती है, लेकिन हम नहीं जा रहे वहां पे। हमें हमारा बिजनेस नहीं है, हमें हमारी सेवा करनी है। राजस्थान नाम का कोई ऑफलाइन कोचिंग सेंटर नहीं है, ये विद्यार्थियों की सेवा के लिए बना है। तो जब सेवा के लिए बना है, बिजनेस प्लेटफॉर्म में नहीं है, तो फिर हम लोग अच्छा काम करें और सर जैसे हमारे साथ जुड़ेंगे, अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा हम लोगों को। तो बड़ा आराम से आप लोग अच्छी तरीके से पढ़े। ये नोट्स है, ये आप लोगों के राजस्थान का जो ऐप है फ्री स्टडी मेटेरियल, वहां भी आप लोगों के 1-2 दिन में अपलोड कर देंगे, आराम से देखें आप लोग। तो मैं तो ये कहता हूं आप लोगों से फाइनल, बाजार में आप जाने से पहले एक बार हमारी पाठ्य सामग्री को जरूर देख लो। भाई बाजार में आप लोग प्रश्न देख के, आप लोग कवर देख के ले आते हो, मुश्किल से आप 5 मिनट किताब को दे पाते हो और आप लोग निर्णय लेके घर आ जाते हो, और कई बार उस किताब को पढ़ने का मन भी नहीं करता। हम तो कह रहे हैं 1 दिन देखिए, 10 दिन देखिए ना राजस्थान के ऐप पर,
पीडीएफ डाल रखी है। और आपको यदि 100% ये लगे कि सर मार्केट में जो पाठ्य सामग्री है उससे कई गुना अधिक बढ़िया है ये, तो फिर आप लोग मंगवाइए। अब भाई इससे ज्यादा मौका तो हम आपको दे नहीं सकते, तो इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि राजस्थान के नोट्स पढ़ें आप लोगों को ये नोट्स है राजस्थान के ऐप में, बुक में जाके भी हमने वो कर दी है लॉन्च, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हो। आप लगभग यहां देख लेना किस प्रकार का मैटर सर आपको बताएंगे, और फिर भी हम लोग राजस्थान के ऐप पे 1-2 दिन में अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो मैं सर से निवेदन करूंगा आप लोगों को ढंग से पूरी बातें बताएं, और बिल्कुल आप लोग निश्चित तौर से मैं ये कोशिश करूंगा कि बहुत शानदार तरीके से हम लोग ये काम करें। ठीक है, तो आप थैंक यू, सर से निवेदन करूंगा मैं। नमस्कार साथियों सभी को। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी यहाँ पर सर ने आपको मेरा परिचय दिया, और ये बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि जैसे राजस्थान जो आपका एक प्लेटफॉर्म है, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पर एक से बढ़कर एक जो फैकल्टी है वो आपके सामने आ रही है। और मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ दोस्तों अपने आप को कि मुझे भी इस मंच पर आने का मौका मिला, क्योंकि यहाँ पर जो मैटर मिल रहा है वो सभी को पता है कितना विश्वसनीय है, कितना सटीक मैटर मिल रहा है। देखिए, मैं ये तो नहीं कहता कि हमारे ही नोट्स दुनिया में सबसे बेहतर है, पर मैं ये जरूर विश्वास दिलाऊंगा आप सबको कि जो हमने यहाँ पर इतिहास से संबंधित नोट्स तैयार किए हैं वो वास्तव में परीक्षा की दृष्टि से एकदम संपूर्ण मैटर को कवर करते हुए बनाया है। और ऐसा भी नहीं है कि हमने कोई भी अनावश्यक बातें यहाँ पर जोड़ दी हैं, या फिर हमने कोई हमारे ऐसा लगे कि हमारे मन से बना के किसी चीजों को यहाँ पर आपके सामने रखा है। जैसा कि दोस्तों मेरा परिचय दिया सर ने, मैं पुनः एक बार थोड़ा सा आपको परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम हरिमोहन मीणा है, और मैं आपके लिए जो नए बच्चे आएंगे उनके लिए बेशक नया हूं, बाकी यहाँ पर जो पुराने विद्यार्थी हैं वो मुझे से परिचित होंगे, क्योंकि मैं राजस्थान प्लेटफॉर्म पर पहले भी यहाँ पर सर के पास भारतीय पॉलिटी यानी कि भारत का संविधान मैं आपके सामने पढ़ा चुका हूं, तो इसलिए कुछ बच्चों का परिचय होगा, कुछ से नया परिचय हो जाएगा। देखिए दोस्तों, भारतीय इतिहास के साथ साथ अगर हम किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं या फिर कहीं पर भी हम किताबें खरीदते हैं, तो उस बच्चों के सामने एक चुनौती होती है कि वो यहां पर इतिहास को देखेंगे। प्राचीन इतिहास अलग खरीदते हैं, मध्यकालीन इतिहास अलग खरीदते हैं, और आधुनिक इतिहास अलग खरीदते हैं। हमारी टीम ने यानी कि हमारे राजस्थान ऐप पर जब हम इस इतिहास से संबंधित टॉपिक को लेके आए, तो हमारा प्रयास ये था कि बच्चों को एक ही जगह एक साथ अच्छा मैटर मिल जाए। यानी कि हमने प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास तीनों को एक साथ कवर किया है, एक साथ सेट किया है, और ये ऑल इन वन सभी कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए फायदेमंद होगी। अब देखिए हमारे नोट्सों के बारे में, जैसा कि यहां पर सर ने अभी परिचय दिया था कि मैं 8-9 नौकरियां प्राप्त कर ली। देखो बेटा, ऐसा होता है, अगर एक बार आपकी तैयारी बेहतर हो जाती है तो नौकरी प्राप्त करना बिल्कुल आसान होता है। और नौकरियों के लिए आज इतना कंपटीशन है कि अगर एक एक नौकरी प्राप्त करने के लिए बच्चा तड़प रहा होता है। मतलब कि जब आप जिस प्लेटफॉर्म पे आज तैयारी कर रहे हो, वहां पर सभी को यह लगता है कि काश मेरी नौकरी लग जाए बस सरकारी। अब वो लगे कैसी भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर समाज में एक दृष्टि से माना जाता है कि बच्चा सरकारी नौकरी में है। पर यह निश्चित मानना बेटा, जिस दिन आप नौकरी लग जाओगे और अगर आप में कुछ हुनूर है, कुछ जुनून है आप में कुछ करने का, वो एक अलग बात है कि संतुष्ट बंदा क्या करता है, नौकरी लगा और अपने आप को संतुष्ट करके ये मानता है कि मेरे बच्चे, मेरी नौकरी और मैं आराम से संतुष्ट है। परंतु कुछ होते हैं इस दुनिया में जो वास्तव में प्रतिभाशाली होते हैं, और वो विशेषकर ऐसे मौके पर जिनको कई को प्लेटफॉर्म मिल जाता है, कई को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। ऐसा नहीं है कि जो टीचर आपके सामने खड़ा है वो हर कोई बहुत ही अच्छा पढ़ाता है या बहुत बेकार पढ़ाता है। अंतर बच्चों को करना है, टीचर अपनी तरफ से बेस्ट देता है। अब बात रही प्लेटफॉर्म की, इस प्लेटफॉर्म पे मुझे आने का मौका कैसे मिला, मैं उसके बारे में आपसे बता रहा हूं। नौकरियों का सफर, मैंने आज मेरी 35वीं साल रनिंग चल रही है उम्र, तो 35 साल में जो मैंने आज 8-9 नौकरियां प्राप्त की हैं बेटा, वो मैंने ऐसे नहीं कि मुझे भी अचानक से ज्ञान आया और मैंने चलो भाई फटाफट नौकरियां लगते हैं, रिकॉर्ड बनाते हैं। आपको अगर कुछ बेहतर करना है तो कुछ बेहतर के लिए आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और एक दिन में वो अनुभव और ज्ञान नहीं आता जो कि बच्चा लगातार संघर्ष करके प्राप्त कर सकता है। मैं बिल्कुल मिडिल फैमिली से बिलोंग करता था, मैं भी, पिताजी मजदूरी करते थे, परंतु हमने जब देखी उनकी वास्तविक मेहनत और स्थिति, गांव में कुछ हमारे जो प्रेरणा स्रोत थे, हमारे अध्यापक थे, कुछ सहपाठी भी थे, जिनको देखकर हमारे मन में भी, मेरे मन में भी ये इच्छा जगी कि यार कुछ तो ऐसा करें जिससे कि आने वाली पीढ़ी में, यानी कि जो भावी बच्चे हैं, उनको हमारा कोई फायदा मिल सके। मैं मेरे जीवन की हिस्ट्री बताता हूं
कि मैंने जैसे फर्स्ट नौकरी जब प्राप्त की थी तो उस समय मैं आपके दहलीज पर था। जैसे आज आप लोगों को लग रहा है मुझे नौकरी मिल जाए बस, तो मैं भी ये चाहता था मैं नौकरी लग जाऊं। और बच्चों 2012 में मेरी पहली पोस्टिंग सशस्त्र सीमा बल एसएससी जीडी के थ्रू मेरा पहला सिलेक्शन हुआ था। और मैं उस समय जब मेरा सिलेक्शन हुआ मैं बड़ा खुश था कि चलो नौकरी मिल गई, कोई दिक्कत नहीं है, घर वालों की और मेरी जरूरत पूरा हो गई। परंतु वास्तव में जब मैंने उस नौकरी को ज्वाइन किया और मैंने 3 साल वहां पर अपनी सेवाएं दी थी, उस दौरान जब मैं बड़े आदमियों से परिचित हुआ तो मुझे पता चला कि वास्तव में नौकरी की अहमियत क्या है और नौकरी प्राप्त करने का रास्ता क्या है। वहीं से लगातार सीढ़ी दर सीढ़ी मैंने लगातार नए नए लोगों से अनुभव प्राप्त किया, नई नई किताबों को पढ़ना प्रारंभ किया और उन किताबों से यह समझ विकसित की कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कौन सा है, कौन सा नहीं है। और आज देखते ही देखते आपके सामने मुझे एक ऐसा मंच मिला है जहां वास्तव में मैं अपना संपूर्ण ज्ञान आपके सामने रख सकता हूं। जो मैंने पाया, जो मैंने संघर्ष के दौरान सीखा, उसे मैंने नोट्सों के द्वारा मार्गदर्शक के रूप में मैंने यहां पर पेश करने का एक प्रयास किया है। देखिए दोस्तों, मार्गदर्शक बनना जीवन का सबसे बड़ा एक ये मान के चलो कि ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता है, क्योंकि आज के जमाने में जीवन अपने लिए जिया जाता है, ये तो सभी करते हैं, पर एक ऐसा मार्गदर्शक बनके जीवन जियो जिससे कि बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे समाज में कल्याण हो सके। उस सोच ने मुझे यहां तक लाने पे प्रेरणा स्रोत किया। सर से मेरा परिचय हुआ और परिचय हुआ तो मेरी एक लगन थी कि मैं बच्चों के बीच आऊं, पढ़ाऊं। तो यहां पर जब मैं आया तो मैंने यहां पर सर से आज पिछले 1 साल से ऊपर हमें जुड़े हो गए रायथान टीम से, बिल्कुल निःशुल्क मार्गदर्शन के तहत मैंने पहले पॉलिटी करवाई। पॉलिटी के बाद सर ने निवेदन किया, सर आपकी हिस्ट्री की नॉलेज अच्छी है, क्योंकि मैं 11th क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक मेरे पास हिस्ट्री रहा है और बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट रहा है, अच्छी पकड़ थी। मैंने कि चलो कुछ अच्छा करते हैं, बच्चों के बीच में आते हैं। और इसी दौरान मैं आपको बता दूं कि जब मैं टीचर में आया, ये आने का मेरा एकमात्र सपना था, वरना इससे जो पहली मेरी जॉब थी भारतीय रेलवे में थी। मेरा सिलेक्शन गुड्स गार्ड्स पे हुआ था। और अगर जो बच्चा तैयारी कर रहा है जैसे लोको पायलट, टेक्नीशियन, उनको पता होगा कि ड्राइवर और गार्ड की सैलरी क्या होती है। यकीन मानना बेटा, जने वहां से जब मैंने जॉब छोड़ी थी, मेरी 5.5 साल रेलवे की सर्विस करके वहां पर भी मेरी 4200 ग्रेड पे थी और अच्छी सैलरी थी, 1 लाख प्लस सैलरी थी। परंतु पैसे से संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि संतुष्टि थी कि कहीं कुछ अच्छा करें, अच्छा प्रयास करें। और उस संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए मैंने वो गार्ड की नौकरी छोड़ के टीचर में ज्वाइन किया। और टीचर में आने के बाद मुझे एक अच्छा किस्मती से प्लेटफॉर्म मिला, रायथान से जुड़ने का मौका मिला। और सच में सर और हमारा बेहतर प्रयास यही है कि हम बच्चों को एक अच्छा मार्गदर्शक दे, एक अच्छा रिजल्ट दे, अच्छा ऐसा रोड मैप तैयार करें कि जिससे बच्चे वास्तव में सिलेक्शन दे सके। अब मैं यहां से जब मेरे संघर्ष के बाद इन नोट्सों पर आता हूं तो दोस्तों देखिए, आपको बाजार में बहुत सारी बुकें भी मिल जाएंगी, बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे। हमारे नोट्स ऐसा तो है ही नहीं कि स्पेशल हमारे नोट्स आपको उपलब्ध होंगे, बट नोट्सों की एक क्वालिटी होती है। एक होता है कि उसमें अनावश्यक डाटा डाल दिया जिसका परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है, बच्चे पे अनावश्यक मानसिक बोझ बढ़ जाए। और एक ऐसा भी होता है कि उसमें ऐसा डाटा छोड़ दिया, बहुत शॉर्ट ट्रिक्स तैयार कर दिया कि बच्चे को समझ ही नहीं आए। हमने यहां पर दोनों का तालमेल रखा है। आज आपको पता है कि जैसे मैं एक शिक्षक हूं और मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस से मैं एमए कंप्लीट कर रखा है, एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान का मैं आज टीचर हूं। सामाजिक विज्ञान की जो आरबीएससी की किताब है, यानी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें हैं, और उसी के साथ में हमारी जो सीबीएसई की किताबें हैं, इन किताबों का हमने गहन अध्ययन किया। अच्छी समझ के साथ हमने वो डाटा इन नोट्सों में रखा कि जिसके द्वारा हमें यह पता चले कि वास्तव में आधुनिक कंपटीशन में किस प्रकार के इतिहास के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सारा डाटा लेकर आए हैं आपके साथ, और उन डाटा को जब आप देखोगे तो आपको लगेगा, यकीन मानना, एक बार आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि वास्तव में हमारे लिए अच्छा प्रयास किया, मेहनत किया है। और देखने के बाद अगर आपको संतुष्टि प्राप्त हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर, जो कि है हमारे रायथान ऐप से, आप ऑर्डर करके ये बुक आपके घर बैठे भी मंगा सकते हो, ऑनलाइन ऑर्डर करके भी मंगा सकते हो, हमारे स्टूडियो पे आके भी प्राप्त कर सकते हो। सभी रास्ते आपके लिए खुले हैं। तो शुरू करते हैं यहां से। जैसा स्क्रीन पे लगा है आपके सामने, रायथान इतिहास के नोट्स। अब देखिए बच्चों, यहां पर भारतीय इतिहास, मैंने आपको बताया भारतीय इतिहास के संबंधित, चाहे प्राचीन इतिहास हो, चाहे मध्यकालीन इतिहास हो, या फिर आधुनिक इतिहास हो। अब इसमें ऐसा नहीं है, हर बच्चे का क्वेश्चन होता है कि सर ये जो नोट्स हैं कौन सी भर्ती के लिए होंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं बेटा,
इतिहास की जो किताब में जो डाटा है वो इस प्रकार से तैयार है, चाहे आप उसको थर्ड ग्रेड रीट में तैयार लेके, चाहे सेकंड ग्रेड में आ जाओ, चाहे फर्स्ट ग्रेड में आ जाओ, चाहे आप किसी भी कंपटीशन में, रेलवे से लेकर हर कंपटीशन में आपको ये मददगार होंगे। विषय सूची की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो आपके सामने हमको मिल जाएगी। रायथान एक ऐसा मंच है जिसका परिचय कराना मेरे हिसाब से गुनाह होगा, क्योंकि राजस्थान के ज्यादातर बच्चे इससे परिचित हैं। परिचय कराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां पर जब बच्चा रायथान ढूंढता है तो उसको एक ऐसी टीम मिलती है, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे राजस्थान जीके हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इतिहास हो, सारे सेलेक्ट टीचर्स के द्वारा, अनुभवी टीचरों के द्वारा आपके सामने मैटर्स मिलेगा। तो यहां पर ये हमारे रायथान का जो लोगो है वो लगा हुआ है। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा हमारा इतिहास की विषय सूची। सबसे पहले देखिए भाई, यहां पर आपके सामने अनुक्रमिका में आएगा प्राचीन इतिहास, और जब प्राचीन इतिहास में आप देखोगे विषय सूची में, तो आपके सामने एक एक टॉपिक की मैं बताता हूं, बात करता हूं। सबसे पहला टॉपिक है भारत का इतिहास, भारतीय इतिहास जानने के स्रोत। भारतीय इतिहास में जानने के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि भारतीय जो प्राचीन इतिहास को लेकर मध्यकालीन इतिहास तक अगर हम एक दूसरे से लिंक करके देखते हैं तो हमें जानकारी के क्या क्या प्रमुख स्रोत मिलते हैं, उन पे हमने यहां पर विशेष फोकस डाला है। और ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की जो बुक है उनके आधार पर बिल्कुल एकदम तथ्य सहित यहां पर प्रस्तुत किया गया है, जिससे कि आपको अगर एग्जाम में कभी कोई ऐसी परेशानी हो कि प्रश्न पे याचिका लगानी हो, रिट लगानी हो, यानी कि उसको चुनौती देनी हो, तो आप डाटा के साथ उसको आराम से चुनौती दे सकते हो, आपके लिए कोई परेशानी का विषय नहीं होगा। यहां पर देखिए संवत, जो यहां पर पहली हेडिंग है प्रमुख संवत। प्रमुख संवत आप जानते ही हो, जैसे विक्रमी संवत हो गया, शक संवत हो गया, ग्रेगरी कैलेंडर हो गया, यहां पर गुप्त संवत हो गया, हिजरी संवत हो गया। अक्सर एग्जाम में इनसे खूब प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो राजस्थान का इतिहास हो, चाहे वो भारत का इतिहास हो, कैसा भी एग्जाम हो, यहां से प्रश्न उठकर आता है। तो इसके लिए हमने एक एक टॉपिक पर अच्छे से विस्तार से डाला है कि संवत क्या होते हैं और इनका इतिहास को जानने में प्रभाव क्या होता है। भौगोलिक प्रभाव कि भारत की स्थिति किस प्रकार की थी, भारतीय आक्रमण कहां से ज्यादा हुए थे, क्या किस प्रकार का मैटर था, वो सारा हमने यहां पर नोट्सों में कवर किया है। प्रमुख इतिहासकार जिन्होंने वास्तव में भारतीय इतिहास को विश्व के सामने धरातल पटल पर लाने का प्रयत्न किया, उनके लिए भी हमने यहां पर अच्छे से आपके सामने पेश किया। मुख्य स्रोत देखिए भाई, मुख्य स्रोत में हमने यहां 3 भागों में बांटा इतिहास जानने के: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण। पुरातात्विक स्रोतों में आप सभी को पता है, जैसे अभिलेख, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख, जो ऐसे लेख हैं कि जो पत्थरों पर लिखे गए हैं, ताम्र पत्रों पर लिखे गए हैं, जिनको आज तक हमारे सामने सुरक्षित मिले हुए हैं, उनसे हम जानकर इतिहास के बारे में पता कर सकते हैं। इसी प्रकार साहित्यिक स्रोत आता है। साहित्यिक स्रोत में विभिन्न प्रकार की किताबें हैं, जिसमें हमारे वेद, उपनिषद, पुराण, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, बहुत सारी किताबें हैं जो इतिहास जानने में मदद करती हैं। विदेशी यात्रियों का विवरण, अब इन लेखों से हमको जगह जगह पर यह पता चलता है कि कौन कौन से विदेशी यात्री समय समय पर भारत की यात्रा पर आए थे और उन्होंने भारतीय इतिहास को एक साथ कवर किया है, किसी किताब में सुरक्षित रखा है या विश्व के धरातल पर सभी के सामने पेश किया है। तो इस प्रकार से इनको हमने 3 भागों में बांटा है। आगे चलेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता जो अक्सर हर एग्जाम में मिलती है, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, महाजनपद। चाहे आप रीट की तैयारी करो, चाहे सेकंड ग्रेड की करो, चाहे फर्स्ट ग्रेड की करो, चाहे यहां पर रेलवे की करो, राजस्थान पुलिस की, दिल्ली पुलिस, किसी भी एनी कंपटीशन की तैयारी करो, आपको ये सारे टॉपिक इतिहास के हर एग्जाम में मिलते हैं और इन्हें हमने यहां पर अच्छे से, बहुत ही अच्छे तरीके से पेश करने का प्रयत्न किया, जिससे कि आपको हर एग्जाम में फैक्ट टू फैक्ट प्रश्न मिल जाए। ज्यादातर जो कंपटीशन में प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को मद्देनजर रखते हुए इन नोट्सों का निर्माण किया है। जैसे मगध साम्राज्य, ये 16 जो महाजनपद हैं, इनसे भी अक्सर खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे हम चलते हैं मौर्य वंश, मौर्योत्तर साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, यहां तक हम प्राचीन इतिहास के टॉपिक मानकर चलते हैं और ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे ही आगे आते हैं मध्यकालीन इतिहास में, तो आप सभी को पता है मध्यकालीन इतिहास 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से, यानी 6ठी शताब्दी से लगभग 1200 ईस्वी के समय को मध्यकालीन भारत माना जाता है और 6ठी शताब्दी से पूर्व का इतिहास, ये हम एक तरीके से कह सकते हैं कि इसे प्राचीन इतिहास में शामिल करके चलते हैं। देखिए भाई, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में वर्धन वंश,
तथा विदेशी आक्रमण, यानी कि जो हर्षवर्धन था उसका वंश यहाँ पर मगध पर राज करता है और किस प्रकार से विदेशी आक्रांता भारत पर आते हैं और समय समय पर भारत की राजनीतिक व सामाजिक स्थिति में क्या परिवर्तन आता है उनके बारे में जानेंगे। आगे आता है मध्यकालीन राजपूत काल। यहाँ पर राजपूतों की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है अक्सर बहुत सारी एग्जामों में पूछा जाता है। यहाँ पर राजस्थान की जीके भी जब आप पढ़ोगे तो राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत वहां भी मिलेगा आपको। इसमें दक्षिण भारत में जैसे राजपूतों में गुजर, प्रतिहार, पाल वंश, राष्ट्रकूट, ये ध्यान रखना त्रिपक्षीय संघर्ष के महत्वपूर्ण वंश हैं। अगर बात करें दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, पल्लव राजवंश, चोल, चालुक्य, ये भी हर एग्जाम में लगभग मिलते हैं। सल्तनत कालीन प्रमुख राजवंश, यानी दक्षिण भारत में कुछ ऐसे भी राज्य हैं जो सल्तनत काल में मुख्य रूप से जुड़े हुए, जैसे विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। जब हम मुगल काल पढ़ते हैं या फिर तुगलक वंश पढ़ते हैं तो अक्सर इसका प्रश्न आता है कि फलाने राजा का उसके साथ युद्ध हुआ था, उसके साथ संधि हुई थी, तो इनका जानना भी हमें अति आवश्यक है। आगे बढ़ेंगे, सल्तनत काल आता है, गजनी वंश, गौर साम्राज्य, और यहां पर सल्तनत काल में ये प्रमुख वंश हैं जिन्होंने यहां पर भारत की सल्तनत पर राज किया था। नीचे आएंगे तो मुगल वंश। देखिए भाई, मुगल वंश एक ऐसा टॉपिक है, मुगल वंश में हमारे सामने मुगल वंश एवं राजपूत संबंध, यानी मुगलों के राजपूतों से क्या संबंध थे। जब राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि अकबर ने आमेर की रियासत, जोधपुर की रियासत आदि से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। किस प्रकार से उनकी जो नीति है, साहित्य है, कला है और राजपूत काल पे मुगलों का प्रभाव कैसा है, उसके लिए यहाँ पर राजपूतों के साथ संबंधों को भी यहाँ पर कवर किया है। और उत्तर मुगल काल के शासक यानी औरंगजेब के बाद के लेकर 1857 ईस्वी तक, यानी जो क्रांति होती है वहां तक के सभी शासकों का विवरण आपको इन नोट्सों में मिल जाएगा। आगे चलेंगे हम भक्ति काल एवं सूफी संत। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि भक्ति यानी कि धर्म एक ऐसा टॉपिक है कि धर्म चाहे आप किसी भी एग्जाम को उठाओगे तो भक्ति काल और सूफी काल ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। तो इसमें जो भारत के भक्ति काल से जुड़े प्रमुख संत हैं, प्रमुख सिद्धांत हैं, जैसे द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत इत्यादि सबको एक साथ कवर किया गया है। उसी प्रकार सूफी संतों को भी यहाँ पर पूर्ण रूप से कवर किया गया है। सारे डाटा आपको फैक्टेबल मिलेंगे। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसी पुस्तक में आपको, यानी इन नोट्सों के साथ ही आपको आधुनिक भारत का इतिहास भी कंप्लीट मिलेगा, यानी कि मध्यकालीन प्राचीन के साथ आधुनिक भी आपको एक ही मंच से मिलेगा। यानी बार बार ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है, सर हमें प्राचीन चाहिए, मध्यकालीन चाहिए या आधुनिक चाहिए। आप जो भी चाहे, बच्चा चाहे तीनों एक साथ मंगा सकता है, बच्चा चाहे तो इन तीनों को अलग अलग भी मंगा सकता है, वो आपकी सुविधा के अनुसार है। जैसे ही आधुनिक भारत के इतिहास में आओगे तो आधुनिक भारत का इतिहास आप सभी को पता है कि यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, कि किस प्रकार से यूरोपीय कंपनी भारत आती है, उनका उद्देश्य क्या होता है, कौन सी कंपनी यहां पर सबसे पहले आई थी, भारत की खोज किसने की थी और सबसे लंबे समय तक भारत पे शासन किसने किया था, वो सारे पॉइंट आपको फैक्ट टू फैक्ट यहां पर मिलेंगे। जैसे भारत के रास्ते की खोज, ये सबसे पहली बात आती है कि जो यूरोपीय कंपनी जब भारत आई तो उनको भारत के रास्ते की खोज किस प्रकार मिली, क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा, वो सारी चीजें मिलेंगी। पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी जो कि भारत में सबसे पहले आई थी, सबको पता होगा, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, जो कि एक पुर्तगाल का नाविक था। उसके बाद में आता है डच यानी हॉलैंड की व्यापारिक कंपनी, भारत में अंग्रेजों का आगमन, डेनिश या डैन कंपनी। देखिए दोस्तों, इनमें पुर्तगाली, डच और डेनिश ये कंपनी इतना ज्यादा प्रभावशाली नहीं हो पाई जितना कि आप सबको पता है यहां पर, जैसे कि ये जो भारत में अंग्रेजों का आगमन है ये सबसे खतरनाक है। क्योंकि अंग्रेज जब आए, आप सबको पता है 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और सन 1600 से लेकर सन 1947 तक कहीं ना कहीं हमारा संपूर्ण इतिहास अंग्रेजों के साथ ज्यादातर जुड़ा हुआ मिलेगा। चाहे आधुनिक इतिहास का जब पढ़ेंगे, गांधी युग पढ़ें, चाहे कांग्रेस युग पढ़ें या फिर भारतीय संविधान सभा का निर्माण, अंतरिम सरकार का निर्माण, तो सब जगह आपको अंग्रेजों के संबंध दिखाई देंगे। अब ऐसा तो है ही नहीं कि अंग्रेजों ने एकदम से आए, भारत पे कब्जा कर लिया। उसके लिए हमको लंबा चौड़ा इतिहास पढ़ना पड़ेगा कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने कंपनी की स्थापना की, उनका उद्देश्य क्या था और इन साथियों को, यानी कि जो यूरोप से अन्य कंपनी आई, उनको किस प्रकार से कमजोर किया। वो सारे आपको यहाँ पर पूरा बक्सर युद्ध, प्लासी का युद्ध, बंगाल के साथ युद्ध, अवध के साथ युद्ध, ये सारी चीजें यहाँ पर हमने आपके सामने कवर करके रखी है। आपको एक जगह सारी चीजें मिल जाएंगी।
सबसे पहले सभी को पता है अंग्रेजों ने बंगाल को जीता था। किस प्रकार से अवध इत्यादि राज्यों को जीता? मराठा जो कि अपने आप में भारत में एक ताकतवर थे, दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली शिवाजी का साम्राज्य था, उस मराठा साम्राज्य को भी कमजोर किया। और उसके लिए दोस्तों याद रखना, अंग्रेजों ने यहां पर 3 युद्ध मराठों के साथ किया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। इस प्रकार से मराठों को कब्जे में लिया। आगे बढ़ेंगे, आंग्ल मैसूर युद्ध, शेर मैसूर, टीपू सुल्तान। सभी को पता है हैदर अली और टीपू सुल्तान का इतिहास। मैसूर जो कि आधुनिक कर्नाटक है उससे जुड़ा हुआ है। यहां पर उनकी सहायक संधियां और उनके जो युद्ध हुए थे साथ में उनका पूरा वर्णन है। आगे चलेंगे, पंजाब राज्य आंग्ल सिख युद्ध। ध्यान रखना, पंजाब के जो राज्य है ये एकमात्र भारत का सिखों का प्राचीन राज्य था, इसका इतिहास जुड़ा हुआ है। इसमें जो सिख संप्रदाय के गुरु हैं वे गुरु गोविंद सिंह तक, ध्यान रखना, सबका उल्लेख किया गया है, उनसे महत्वपूर्ण डाटा डाले गए। साथ ही यहां पर अंग्रेजों से जो इनका संघर्ष हुआ वो भी सारा एक साथ कवर किया गया है। आगे बढ़ेंगे, सामाजिक सुधार एवं पुनर्जागरण आंदोलन। तो ध्यान रखना कि किस प्रकार से अंग्रेजों के शोषण से भारतीयों में जागरूकता आई, किस प्रकार से कौन कौन से समाज सेवियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके लिए जैसे राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, थियोसोफिकल सोसाइटी, इन सब का यहाँ पर अच्छा उल्लेख किया गया है, फैक्ट टू फैक्ट उल्लेख किया गया है। आपको बिल्कुल एकदम ये मान के चलिए जैसे प्रश्न आते हैं वैसे प्रश्न टू प्रश्न यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएंगे। 1857 की क्रांति आती है। मैं आपको बता ही रहा था अभी कि मुगल वंश का अंत माना जाता है यहां पर, और पूर्ण रूप से फिर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। तो 1857 की क्रांति के बाद में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं राष्ट्रीय आंदोलन। ध्यान रखना, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जब हम पढ़ते हैं तो इसमें 1857 की क्रांति के बाद किस प्रकार अंग्रेजों की नीतियों में परिवर्तन आया, कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य क्या था, कांग्रेस में फूट क्यों पड़ी, बंगाल का विभाजन क्यों हुआ, फिर अंग्रेजों ने सुधार हेतु 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 35 का अधिनियम इत्यादि सारी चीजों को यहाँ पर महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों के साथ कवर किया है। इसमें आप देख सकते हो कांग्रेस का नरम दल, गरम दल, बंगाल विभाजन में आंदोलन, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। फिर आगे चलते हैं तो यहां पर 1919 से दोस्तों याद रखना 1915 में गांधी जी आ जाते हैं अफ्रीका से भारत। जैसे ही गांधी जी भारत आते हैं तो फिर 1919 से आगे का जो इतिहास है इसे गांधी युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की लीड यानी कमान फिर गांधी जी के हाथ में आ जाती है। तो यहां से आगे का इतिहास गांधी युग एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन 1946 से लेकर सन 1947 तक आपके सामने उल्लेखित है। और जो विशेष रूप से सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, यहां पर जो अंत में 3 टॉपिक है, फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति और अमेरिका का स्वाधीनता संग्राम, ये दोस्तों याद रखना विशेष रूप से सेकंड ग्रेड टीचर के लिए है, क्योंकि यहां पर इनका स्पष्ट रूप से सिलेबस में उल्लेख है। बाकी अन्य टीचर जैसे आप फर्स्ट ग्रेड की अगर मान लो तैयारी कर रहे हैं तो फर्स्ट ग्रेड में आप सभी को पता है अमेरिका का संविधान फर्स्ट ग्रेड में कवर किया हुआ है, रूस की क्रांति यानी साम्यवाद, पूंजीवाद गुटी वहां पर जुड़ा हुआ है, फ्रांस की क्रांति ये भी हमारे फर्स्ट ग्रेड में जुड़ी हुई है। तो यहां पर आप इस प्रकार से इन टॉपिकों के साथ, ये हमारा इतिहास का जो आपके सामने अभी संस्करण आ रहा है ये प्रथम संस्करण है। ध्यान रखना दोस्तों, पूर्णतः संशोधित संस्करण है और समय समय पर आपको नए अपडेट्स के साथ जो टॉपिक्स जैसे जैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग मांग होगी उनमें सुधार करते हो और बेहतर तरीके से आपके सामने पेश होते रहेंगे। उसके लिए आप एक बार इन नोट्सों को देखोगे, यहां से आगे हमारी ये पीडीएफ चलती है। आप इस किताब को जब पढ़ोगे तो वास्तव में आपको लगेगा कि जरूर यहां पर कुछ अच्छा डाटा मिला है। जैसे ये होता है अपने यहां से शुरुआत, ये देखिए भाई, ये आ गया भारतीय इतिहास जानने के स्रोत। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था यहां पर कि इतिहास जानने के स्रोत, और अगर आपने इस पहले टॉपिक को गौर करके देखोगे तो मैं कह रहा हूं लगभग आपको बहुत सारी चीजें यहां पर कवर हो जाएंगी। जैसे इतिहास जानने में जैसे अक्सर पूछा जाता है इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को। क्यों कहा जाता है इतिहास का पिता? क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम इतिहास को एक ज्ञान के लिए अलग और महत्वपूर्ण शाखा के रूप में प्रतिपादित किया था। ऐसा नहीं है इससे पहले इतिहास नहीं था, इतिहास था पर उसका क्रमबद्ध अध्ययन नहीं था। और जब तक कोई भी क्रमबद्ध तर्कपूर्ण ज्ञान नहीं होता है उसे हमें विज्ञान नहीं कह सकते हैं। तो हेरोडोटस को इसीलिए इतिहास का पिता कहा जाता है। आगे हम बात करें, बहुत सारे लेखक हुए उसके बाद, राजतरंगिणी कलण ने लिखी, तीती क्रमों का उल्लेख, बौद्ध ग्रंथ, विक्रम संवत, शक संवत इत्यादि
बहुत सारी चीजें हैं। अब जब देखोगे वर्तमान काल गणना के लिए भारतीय जनता के बीच दो ही संवत महत्वपूर्ण है। जैसे भारत का हम विभाजन कर लेते हैं, प्रायद्वीपीय भारत जिसे अक्सर हम दक्षिण भारत कह देते हैं, और उत्तरी भारत। अब देखिए उत्तर भारत में तो विक्रम संवत का ज्यादा प्रभाव है और दक्षिण भारत में शक संवत का प्रभाव है। अब क्वेश्चन उठता है साहब विक्रम संवत क्या था, क्या रोल है इसका, शक संवत क्या है, क्या रोल है इसका। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ नोट्सों में कवर मिलेंगी। जैसे मैंने देखो यहाँ पर स्पेशल डाला है, भारत में प्रचलित प्रमुख संवत, यहाँ पर विक्रम संवत है। आप एक एक चीज प्राप्त कर सकते हो। इसको प्रारंभ करने वाला शासक कौन था, इसका ऐतिहासिक यानी क्या क्या महत्व है इसके बारे में, इसे कब चालू किया गया था, किस आधार पे इसको बनाया गया है, ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या है, उसकी गणना का आधार क्या है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और ये विक्रम संवत जो हमारे हिंदी 12 महीने हैं वो हमने यहीं से ग्रहण किए हैं। आगे आते हैं शक संवत। देखिए शक संवत का भी आपको पता है राष्ट्रीय पंचांग तैयार किया गया है, सारी डिटेल्स है। आगे आएंगे हिजरी संवत। हिजरी संवत के बाद में आएगा ईसवी सन, यानी कि ये जो है सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बेशक चाहे हमने राष्ट्रीय पंचांग किसे भी बना लिया है, बेशक हमने सारे त्योहार किसी भी यानी कि विक्रम संवत से मनाते हो, पर जो आधुनिक टाइम पे हम न्यू ईयर्स का सेलिब्रेशन हो या फिर हमारी जो राजकाज की कार्य प्रणाली हो, वो सारे के सारे ईसवी सन से चल के आते हैं। तो उसका भी यहाँ संक्षिप्त डाटा आपको अच्छे से दिया गया है कि कब चालू हुआ, क्यों चालू किया गया। अगला आता है गुप्त संवत। रेडियो कार्बन विधि क्या होती है, ये सारी चीजें आप जब एक एक पॉइंट करके देखोगे, भारतीय इतिहास पर भौगोलिक प्रभाव क्या है, तो ये देखोगे आप यहां से कि सर्वाधिक आक्रमण कहां से हुए। जैसे बेटा आप सभी को पता है, यहां पर देखो हम देखेंगे कि उपमहाद्वीप, उपमहाद्वीप में ध्यान रखना, एक बार कई बार बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश नहीं है। यहां पर देखो भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश है, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान। अगर आप इनका प्रभाव देखोगे तो कहीं ना कहीं ये स्थलीय सीमा बनाते हैं, तो इनमें हमको कंफ्यूज नहीं होना है। आपसे पूछे प्राचीन समय में भारत पे सर्वाधिक आक्रमण कहां से हुए, तो यहां पर भौगोलिक प्रभाव दिखेगा कि उत्तर में तो हिमालय पर्वत, उत्तर पूर्व में हिमालय पर्वत था। इधर की तरफ अगर आप देखोगे पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, अगर पश्चिम दिशा में जाओगे अरब सागर, दक्षिण में जाओगे हिंद महासागर। सिर्फ एक जगह बचती है, वो बचती है उत्तर पश्चिम। कौन सी बचती है भाई, उत्तर पश्चिम। सर्वाधिक आक्रमण आप चाहे महमूद गजनवी को ले लो, चाहे मोहम्मद बिन कासिम को ले लो, चाहे मोहम्मद गोरी को ले लो, चाहे बाबर को ले लो, जितने भी विदेशी आक्रांता हैं जो भारत पे आए हैं वो इसी दिशा से आए थे, यानी आधुनिक पाकिस्तान के रास्ते से आए थे। तो अगर हम भौगोलिक प्रभाव को समझ लेंगे कि भारत का प्राचीन भूगोल क्या था, तो आदि इतिहास तो हमको वैसे ही तैयार हो जाता है। तो दिल्ली राजधानी का कारण क्या था, ये सारे डाटा यहाँ पर जब आप पढ़ोगे तो आपको यहाँ पर क्लियर मिल जाएंगे। प्राचीन भारत के आधुनिक इतिहासकार कि भारतीय इतिहास को विश्व के धरातल पर रखने वाले कौन कौन से प्रमुख आधुनिक इतिहासकार थे, जैसे विलियम जोन्स, अक्सर आ जाता है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने करी, जेम्स प्रिंसेस, अलेक्जेंडर कनिगम, एल्फिंस्टन, सर जॉन मार्शल, मैक्स मूलर, ये इनके महत्वपूर्ण जो कार्य थे ये आपके सामने दिख रहे हैं स्क्रीन पे। आगे जाओगे विंसेंट स्मिथ, राजेंद्र लाल मित्र, आर.जी. भंडारकर, डी.आर. भंडारकर। यहां पर ध्यान रखना ये सारे के सारे जो इतिहासवेता है इन्होंने कहीं ना कहीं भारतीय इतिहास को विश्व के सामने लाने में काफी अच्छी भूमिका निभाई है। आगे देखो दोस्तों, इतिहास जानने के स्रोत, अब यहां पर मैंने आपको बताया कि 3 प्रकार के स्रोत हैं। पुरातात्विक स्रोत, इसमें देखो अभिलेख, जैसे आपसे अक्सर पूछा जाता है फलाना अभिलेख, अशोक का अभिलेख, रुद्रदामन का अभिलेख, ये अभिलेख बहुत सारे शासकों का पढ़ते हैं, बट दिक्कत आती है साहब ये अभिलेख होते क्या है। क्लियर है भाई, देखो क्या है, प्राचीन भारतीय इतिहास के लेखन में अभिलेखों का महत्वपूर्ण है। ये पत्थरों पर खुदे मिलते हैं। प्रारंभिक वर्षों में ताम्र पत्रों का प्रयोग आरंभ हुआ। इसके जो लिखी जाती है उसको पुरालिपि शास्त्र कहते हैं। सबसे पुराने अभिलेख कौन से हैं, अशोक के। प्रारंभिक अभिलेख कौन सी भाषा में लिखे गए, अभिलेख संस्कृत भाषा में कब लिखे गए, प्रादेशिक भाषाओं में कब लिखे गए। एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको क्वेश्चन टाइप में कि ये सारे ये मान के चलो एग्जाम में आया हुआ डाटा है। आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि ये बहुत ही ज्यादा डीप चले गए और ऐसा भी नहीं लगेगा कि हम तो बहुत ऊपर से जा रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट एंड स्वीट बिल्कुल संक्षिप्त रूप से आपको एक एक लाइन में एक एक क्वेश्चन को कवर कर दिया है लगभग। आगे देखोगे शिलालेख क्या होता है, स्तंभ लेख क्या होता है, और प्रमुख रूप से कौन कौन से स्तंभ लेख प्रमुख थे वो सारे मैंने जो एग्जामों में आए हुए हैं उनको देखो एक साथ यहां पर कवर कर दिया। आगे आता है बोले साहब ताम्रपत्र लेख क्या होता है, गुहा लेख क्या होता है, ये सारी चीजें आपके सामने हैं दोस्तों। मुद्रा, सिक्कों से क्या जानकारी मिलती है, अक्सर आपको पता ही होगा
जैसे हमसे प्रश्न पूछता है, समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए उनके सिक्कों पर दिखाया गया, क्या संकेत मिलता है? कि उनको संगीत की जानकारी थी, संगीत से गहरा लगाव था। तो ये सारे हमको कहां से मिले? इन ऐतिहासिक स्मारकों से। यानी कि ये जो चीजें हमें मिली उनके आधार पर तो इतिहास लिखा गया है। बहुत सारे स्मारक भी हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा सभ्यता, ये सारी चीजें आपके सामने आएंगी। साहित्यिक स्रोत की अगर मैं बात करूं, वेद पुराण, ये सारे देखो, एक एक टॉपिक को जब आप पढ़ोगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। तो आप इनका एक बार अच्छे से देखेंगे। आपको जैसा कि सर ने भी परिचय दिया था कि हमारे रायथान ऐप पर, यानी कि आपको फ्री पीडीएफ भी मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप जल्दबाजी में आकर इनको खरीदो, हम किसी भी प्रकार के उतावले ना बने। हम कहते हैं पहले उसको यूज करो फिर विश्वास करो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें भी जल्दबाजी नहीं है। हम ये चाहते हैं बच्चा अधिक से अधिक सिलेक्शन प्राप्त करे, बच्चे को अधिक से अधिक मैटर परीक्षा में यहां से मिले और बच्चा संतुष्ट होकर हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, तो हमें भी बेहतर खुशी होगी। क्योंकि एक बच्चे का सिलेक्शन हमारे खुद की योग्यता को भी विश्वास से हमको और मनोबल बढ़ेगा और आप लोगों को यहां पर फिर लाने में हमें दिक्कत नहीं आएगी। तो यहां पर देखिए, विदेशी यात्रियों का विवरण, जो वास्तव में इतिहास लिखा है उनका पूरा मिल जाएगा। आप सोचो कि भारतीय इतिहास जानने के स्रोत आपको इतने बड़ी डिटेल में दे रखे हैं। आपको मैं बता दूं, ज्यादातर नोट्सों में ये सारी चीजों को कवर करके ऐसे चलते हैं कि उसके साथ अनावश्यक चीजें भी जोड़ दी, या कुछ चीजें ऐसी जिनका परीक्षा से कोई वास्ता ही नहीं वो भी जोड़ दी। हम वो काम नहीं करते। जैसे सिंधु घाटी आई है, देखो सिंधु घाटी के नोट्सों को आप देखो, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं हम यहाँ पर कि सिंधु घाटी क्या थी? कांस्ययुगीन सभ्यता थी, भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता माना जाता है, नगरीय क्रांति माना जाता है। खोज किसने करी? यहां पर हुई। पहचानकर्ता कौन था? चार्ल्स मैसन। प्रारंभिक स्थान कहां पहचाना? हड़प्पा में। सिर्फ इतनी सी लाइन लगती है, पर आप ये देखिए कि इतनी सी लाइन में हमको पूरा अर्थ समझ में आ रहा है। ये नोट्सों की सबसे बड़ी विशेषता मिलेगी। आगे देखोगे कि इसकी सबसे पहले खोज किसने करी, उत्खनन किसने किया, नदी कौन सी थी, सब कुछ आपको। जैसे ये देखो, आप यहां पर आओगे, जैसे मोहनजोदड़ो, यहां पर आपको लगेगा कि कई बार पूछ लेता है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक है। आपको पूरे इतिहास का मिल जाएगा कि जम्मू में मांडा से लेकर दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र में। क्लियर हो गया? अगर मैं बात करूं इधर से बलूचिस्तान से लेकर इधर की तरफ आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ये इसका विस्तार हो गया। और अगर हमने इसको एक बार दिमाग में सेट कर लिया, 1600 किलोमीटर यूं है, 1400 किलोमीटर यूं है। अगर मैं भारत की बात करूं दोस्तों, तो 2900 और 3200 लगभग उत्तर पश्चिम दक्षिण का विस्तार है। उसके बराबर तो नहीं है, परंतु ध्यान रखना ये वो शासन था जो शुरुआत के प्रमाण मिले हैं। यानी नदी घाटियों के किनारे, सिंधु व गंगा नदी के किनारे जो सभ्यता विकसित हुई थी उसे सिंधु घाटी या वैदिक सभ्यता आगे आएगी उसके द्वारा जाना जाता है। तो यहां से आगे बढ़ो, आगे जाएंगे, एक एक स्थान का जो सिंधु घाटी है उसके बारे में आपको क्लियर मिल जाएगा कि क्या डाटा है क्या नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या है? ये नगरीय विशेषताएं हैं, लगभग ऐसा है, ऊंचा है, नीचा है, ग्रिड शैली में बनी है, सारी की सारी चीजें बच्चों यहां पर मिल रही हैं आपको। स्नानागार कहां से मिले हैं? कालीबंगा देखो, लिपि कौन सी है? ध्यान रखना, जैसे लिपि, सिंधु वासियों को लिपि का ज्ञान था, परंतु ध्यान रखना इनकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं दोस्तों। जैसे ही आप यहां पर ऑर्डर बुक करोगे तो निश्चित रूप से मानना कि आपको यहां पर आपका पैसा बेकार नहीं जाएगा, आपका समय बेकार नहीं जाएगा। निश्चित रूप से आपको वो जानकारी मिलेगी जिसकी आप तलाश में थे और आपका इंतजार हमने यहां पर खत्म किया है। जैसे आते हैं सिंधु सभ्यता के प्रमुख सभ्यता स्थल, एक एक के बारे में पढ़ेंगे हम। हड़प्पा, तनुदड़ो, कहां पे क्या मिला है, ये सारी चीजें यहां पर आपके सामने कवर है। देखिए आप, ये सारी की सारी पीडीएफ को जब आप देखोगे तो आप यहां पर देखेंगे कि हमने जो एग्जाम में आता है उसको हाईलाइट कर रखा है। ऐसा नहीं है कि आपको दिक्कत आए। जैसे सिंधु सभ्यता के अवसान को लेकर विभिन्न विद्वानों के मत, जैसे आर्यों का आक्रमण, आर्यों का आक्रमण कौन मानता है? मार्टिन वियल। बाढ़ के कारण एम.आर. साहनी, जलवायु परिवर्तन ऑरेल स्टीन, अमलानंद घोष, परिस्थितिक असंतुलन फेयर सर्विस, प्रशासनिक शिथिलता जॉन मार्शल, प्राकृतिक आपदा कैनेडी, सिंधु नदी का मार्ग परिवर्तन लैम्ब्रिक। ये सारी चीजें शॉर्ट मिल रही है ना कि बोले भाई बताइए इस कारण का उदाहरण किसने दिया है। अक्सर यहां पर जब हमसे पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का अवसान का प्रमुख कारण क्या माना जाता है, तो प्राकृतिक आपदा कहकर टाल दिया जाता है। अब बच्चों, प्राकृतिक आपदा कुछ भी हो सकती है, बाढ़ भी हो सकता है, सूखा भी हो सकता है।
तो यहां से आगे चलोगे, आगे जैसे आप जाओगे आपके सामने आएगी वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, अब देखिए वैदिक सभ्यता को आप देखोगे, वैदिक सभ्यता को यहां पर जैसे ही आपके सामने दिमाग में आता है तो सिंधु घाटी सभ्यता तथा ताम्रपाषाण युग के बाद में उपमहाद्वीप में नई संस्कृतियों का जन्म होता है। इनमें से सबसे प्रमुख थी आर्य। आर्य कौन थे, आर्य कहां से आए थे, ये मत भी है बहुत सारे कि आर्यों के बारे में, वो भी आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए इस सभ्यता के निर्माता आर्य थे। अब यहां पर पूछा गया वैदिक सभ्यता का कार्यकाल क्या है, तो देखिए ये हमारे सामने जो डाटा है ऑथेंटिक डाटा है कि कार्यकाल जैसे ऋग्वेदिक काल को यहां से यहां तक, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व, कालक्रम में ऋग्वेद का संकलन कि यहां पर ऋग्वेद को बनाया गया, वो सारी की सारी डेट्स आपके सामने हैं। कालक्रम में उत्तर वैदिक चरण कि उत्तर वैदिक चरण में क्या है, सतपथ ब्राह्मण सिद्धांत, जर्मनी के मैक्स मूलर। अब यहां पर आर्यों के संबंधित सिद्धांत आ गए। देखो भाई आर्यों का मूल निवास, ये बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन होता है, एग्जामिनर हमसे कई बार पूछ लेता है इसके बारे में। जैसे आर्यों के निवास स्थान को लेकर विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन विद्वानों द्वारा किया गया। अक्सर एग्जाम आता है यूरोपीय प्रदेश, यानी कि अक्सर बताया जाता है कि जो आर्यों का मूल निवास है वो मध्य एशिया से माना जाता है या फिर विदेशी से माना जाता है। देखो यहां पर सिद्धांत यूरोपीय प्रदेश के सिद्धांतों का प्रतिपादन, जैसे सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, सर विलियम जोन्स। यहां पर अन्य आता है इसका समर्थन करने वाले, हंगरी का डेन्यूब नदी घाटी में, ऐसा बताते हैं आर्य कहां से आए, हंगरी के डेन्यूब नदी घाटी से। किसने बताया, पी गाइल्स ने। बोले साहब स्कैंडेनेविया जर्मनी देश से आए, किसने बताया, पेंका ने। पश्चिमी साइबेरिया से आए, किसने बताया, मार्गन ने। दक्षिणी पूर्वी यूरोप से आए, किसने बताया, प्रोफेसर मैकडोनाल्ड ने। ये सारे के सारे यूरोपीय सिद्धांत माने जाते हैं। इनका मानना यह है कि आर्य यूरोप से आकर भारत में राज किया था। क्लियर है, तो सारे सिद्धांतों को एक साथ कर दिया। आगे हम पढ़ेंगे भारत से बाहर विभिन्न एशियाई प्रदेशों का सिद्धांत। बोले साहब एशिया यानी मध्य एशिया से आए, जैसे तिब्बत से आए, बोले साहब पार्टीजट और दयानंद सरस्वती। मध्य एशिया से आए, जेडी रॉड्स ने बताया कि बैक्टीरिया मध्य एशिया बताया, परंतु विभिन्न तर्क और प्रकरणों पर मैक्स मूलर के मध्य एशियाई, ये खूब एग्जामों में आता है कि सबसे प्रमाणिक कौन सा है। ये देखिए मैक्स मूलर मध्य एशिया उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया और इसको सबसे ज्यादा प्रमाणिक सिद्धांत माना जाता है। मैक्स मूलर ने ईरान व इसके आसपास के क्षेत्र को आर्य की उत्पत्ति का क्षेत्र बताया। बाल गंगाधर तिलक अक्सर एग्जामों में आता है, यह भी खूब एग्जामों में आता है कि यहां पर आर्कटिक प्रदेश से आर्यों का मूल निवास स्थान किस विचारक ने बताया, बाल गंगाधर तिलक ने। यह मोस्ट कर लेना। आगे हम जब बढ़ते हैं दोस्तों तो देखिए आगे जैसे हम जाएंगे तो यहां पर हमको पता चलेगा कि ऋग्वेद में भी हमें 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात का उल्लेख है। सबने पढ़ा ध्रुवों पे कि ध्रुवों पे 6 महीने का रात होता है, 6 महीने का दिन होता है। ये हमसे भूगोल भी कहता है और उसी को आधार मानते हुए कई बार इस सिद्धांत को भी यहां पर सही माना जाता है। अगला तीसरा आता है कि आर्यों का मूल निवास भारत के सिद्धांत कि भारत में किस किसने इसको प्रमाणिक माना है। देखो सप्त सेंधव प्रदेश, अगला आता है देविकानंद प्रदेश मुल्तान, ब्राह्म देश, कश्मीर, हिमालय प्रदेश। ये सारे के सारे सिद्धांत आर्यों की उत्पत्ति से संबंधित हैं और इतना देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि जब एक उत्पत्ति के सिद्धांतों में एक भी ऐसा सिद्धांत नहीं है जो हमने नहीं छोड़ा है। अब चाहे आपसे एग्जामिनर कैसे भी घुमाकर क्वेश्चन कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो यूरोपीय पूछ ले, चाहे वो एशियाई पूछ ले, चाहे भारतीय सिद्धांत पूछ ले। हमको अगर ये सारे अलग अलग करके क्लियर हो रहे हैं तो हमें एग्जाम में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत ही नहीं है। फट से दिमाग में डाटा सेट है, हम उसका अलग अलग विवरण कर सकते हैं। आगे देखोगे यहां पर हमने एक एक के बारे में बताया कि प्रमुख रूप से 4 केंद्र बताए गए कि भाई कहां पर वैदिक सभ्यता का विकास हुआ, ब्रह्मावर्त, ब्रह्म ऋषि देश, मध्य देश, आर्यवर्त। अब यहां पर हम धीरे धीरे बढ़ते हैं। इसकी सामाजिक व्यवस्था क्या, वर्ण व्यवस्था क्या थी, उत्तर वैदिक काल जब आता है जब तक उससे पहले क्या हुआ था, पितृसत्तात्मक था, धार्मिक अनुष्ठान, स्त्रियां, ये सारे डाटा आपके सामने मिल जाएंगे। और दोस्तों यकीन मानना कि जैसे जैसे नोट्सों को आप पढ़ते जाओगे आप खुद एक बार तो ये मान के चलोगे कि वास्तव में काफी मेहनत की है, काफी अच्छा डाटा आपके सामने पेश किया है। और एक शिक्षक सफल वही माना जाता है जो बच्चों को संतुष्ट कर सकता है। मैंने आपको जब यहां पर पहली बार जब मैं आया हूं आपके सामने तो मैंने एक ही बात बोली कि हर किताब में आपको लिखा मिल जाएगा,
हर जगह आपको सेट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु डाटा प्रमाणिक कितना है, बच्चा संतुष्ट कितना है, यही शिक्षक की सबसे बड़ी पहचान होती है। अपने आप में शिक्षक का दर्पण होते हैं विद्यार्थी। अगर विद्यार्थी शिक्षक से संतुष्ट हैं तो समझ लेना कि यहां पर शिक्षक सफल है। और अगर मान लीजिए अगर विद्यार्थी संतुष्ट नहीं है, उसके बाद फिर शिक्षक कितना भी बेहतर करे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए भाई, ये जब पढ़ोगे सारा कवर हो जाएगा। ये सारा का सारा जो टॉपिक है अभी वैदिक सभ्यता चल रहा है। क्लियर है भाई? देखो आप देखते चलोगे, मैंने कहा आपको ये पीडीएफ फ्री में देखने को मिलेगी आपको। आप एक एक पॉइंट को देखोगे, ये सारा वैदिक सभ्यता के टॉपिक है अभी भी। आश्रम है, वेद है, वर्ण है, ऋण है, यज्ञ है, विवाह है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको यहां पर कवर नहीं मिलेगी। सारी की सारी चीजें हैं। जैसे ये देखिए, अक्सर एग्जामों में ये नदियों के बारे में पूछा जाता है। सिंधु व इसकी 5 सहायक नदियां, इनका प्राचीन वैदिक कालीन नाम क्या था और वर्तमान नाम क्या है। आप देखोगे ऋग्वेदीन कालीन नाम और आधुनिक नाम आपको मिल जाएगा। सिंधु ऋग्वेद में हिरण्यनी कहा गया, यानी सिंधु को क्या कहा गया, ये देखोगे आप। देखो हिरण्यनी, ये सिंधु को कहा गया। अस्कनी वेदों में कहा गया, वर्तमान नाम चिनाब। परुषणी रावी, विपाशा व्यास, सतुद्री सतलज, यानी सारी चीजें कवर्ड है, तो आपको आराम से मिल जाएंगी इजी वे में, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। आगे देखो, ये कुछ प्रमुख उत्तर वैदिक काल के बारे में जैसे आपको जानकारी लेनी है, ये सारी की सारी जानकारी आपको उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। आरण्यक क्या होता है, उपनिषद क्या होता है, ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारा वैदिक काल। क्या हो गया भाई, वैदिक सभ्यता, ठीक है। आगे देखो, बौद्ध धर्म, यानी कि सिंधु घाटी और वैदिक सभ्यता के बाद में बौद्ध धर्म। देखिए भाई, बौद्ध धर्म के बारे में जब आप देखोगे बौद्ध धर्म क्या है, ये सारा डाटा आपके सामने मिल जाएगा। बौद्ध धर्म का जनक किसे माना जाता है, देखो एक साथ कवर्ड है आपके सामने, शॉर्ट एंड स्वीट है। जैसे महात्मा बुद्ध, यहां पर महात्मा बुद्ध से ही बौद्ध धर्म को जाना जाता है। देखो भाई, बचपन का नाम सिद्धार्थ, पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया, साथ में इनका लिखा है गणराज्य के प्रधान थे, क्या था। यहां पर जन्म कब हुआ, माता प्रजापति गौतमी क्या थी, विवाह कब हुआ, जन्म इसका कब हुआ, कपिल वस्तु के निकट नेपाल में क्या, सारे डाटा आपको फैक्ट टू फैक्ट मिलेंगे, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक जगह आपको सारी जानकारी मिलती जाएगी। जैसे आगे बढ़ोगे आपको टोटल चीजें यहाँ पर ये सारी चीजें कवर्ड है, तो आप देखते चले। और मैंने कहा देखने के आपके कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, सिर्फ आप ये फर्क करना है कि राजस्थान पे मिलने वाले नोट्स और अन्य जगह से प्राप्त करने वाले नोट्सों में क्या फर्क है। मैंने फिर बता दिया आपको कि डाटा एक जगह ही मिलता है, डाटा एक जैसा मिलता है, सब जगह एक जैसा डाटा मिलेगा आपको, परंतु डाटा कितना विश्वसनीय है और कितना सुंदर और सुलभ है, यानी समझ कितना अच्छा आ रहा है, वो अंतर करना है आप लोगों को, ठीक है भाई। तो बौद्ध धर्म काफी बड़ा है, अच्छा कवर किया है सारी चीजों को। बौद्ध धर्म के बाद में आएंगे अगला हमारा जैन धर्म। मैंने आपको बता दिया ये डाटा है, जितना भी ज्यादातर ये सारा का सारा हमने टीचर से संबंधित कवर करके चले हैं। किसके है भाई, टीचर से संबंधित। अगला टॉपिक आता है जैन धर्म। जैन शब्द का अर्थ क्या है, जिन का अर्थ क्या है, तीर्थकर क्या होता है, अरहंत क्या होता है, तीर्थ क्या होता है, ये सारी चीजें आपके सामने कवर्ड हैं। आप देख लो इनको आराम से, संतुष्टि से। जैसे पार्श्वनाथ की डिटेल है, शॉर्टकट है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे, प्रतीक चिन्ह सर्प था, पिता अश्वसेन थे, माता वामा थी, पत्नी प्रभावती थी, गृह त्याग 30 वर्ष में किया, संवेद पर्वत वर्तमान झारखंड में है, 24वें दिन तक तपस्या प्राप्त की, अपनी पत्नी माता। मतलब लगता है आपको कि बिल्कुल छोटी लाइन है, बट आप देखोगे ये छोटी लाइन में आपको सब कुछ कवर्ड है। ऐसा लगता है ना कि दिखने में बहुत छोटा है, पर देखिए एक शब्द में माता का नाम क्या था। अब मैं इसको पूरा भी लिख सकता था
कि यहाँ पर बताइए पार्श्वनाथ की माता का नाम क्या था, परंतु फिर उसको पढ़ने में बच्चे को थोड़ा सा ये लगता है कि यार काफी बड़ी मैटर है। अब यहाँ सीधा पता है कि हम बात किसकी कर रहे हैं, पार्श्वनाथ की। किसकी कर रहे हैं भाई, पार्श्वनाथ की। बोले पार्श्वनाथ के पिता माता और ये फलाना ढिमका सब कवर्ड है। ठीक है, आगे देखो, जैन धर्म सिद्धांत, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, नीति मीमांसा, स्यादवाद। ये जो सेकंड ग्रेड के बच्चे हैं, विशेषकर सेकंड ग्रेड भर्ती के लिए ध्यान रखना दोस्तों, ये सेकंड ग्रेड में अक्सर पूछे जाते हैं। स्यादवाद क्या होता है, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, ये सिद्धांत थोड़ा सा गहराई से पूछता है। तो सेकंड ग्रेड वाले बच्चे थोड़ा सा अनेकांतवाद हो गया, जैन धर्म की 7 तत्वों की योजना क्या है, अजीव, जीवात्मा, आश्रित्व, बंधन, ये सारी चीजें, इन पे थोड़ा सा फोकस रखना है, क्योंकि ये सेकंड ग्रेड में अक्सर एग्जामिनर थोड़ा सा अंदर जाके पूछता है। सम्यक ज्ञान, दर्शन, चरित्र, ये तो अक्सर नॉर्मल चीजें हैं। ठीक है भाई, आगे चलो। जैन संगीति, प्रथम जैन संगीति, द्वितीय जैन संगीति, ये भी हमारे सामने है। जैन और बौद्ध धर्म के बाद में अगला टॉपिक आता है दोस्तों, महाजनपद काल। खूब एग्जामों में पूछा जाता है महाजनपद काल। देखोगे आप, देखिए आपके सामने है महाजनपद काल। 16 महाजनपद काल हैं। कहाँ इनका उल्लेख है, वो सारी चीजें हैं। बौद्ध धर्म में क्या जुड़ा है, राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली कहाँ मिलती थी, लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली कहाँ मिलती थी, ये सारी चीजें कवर्ड हैं इसमें। देखिए भाई, ये मानचित्र के द्वारा आपको मानचित्र दिया गया है। अक्सर देखिए, हम थोड़ा सा, एक होता है थ्योरिकल ज्ञान, एक होता है प्रैक्टिकल ज्ञान। आप यहां से देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहां तक आपको मिल रहे हैं। अब एक जो क्वेश्चन आता है वो आता है, सबसे ज्यादा ध्यान रखना दोस्तों, कि कौन सा महाजनपद नर्मदा नदी के दक्षिण में या दक्षिण भारत में पाया जाता है। देखिए दोस्तों, ये आपके सामने यहां पर नर्मदा और ताप्ता नदी का विस्तार है, सबको पता है, अरब सागर में पानी डालती है। ये जो अस्मक महाजनपद है, एकमात्र महाजनपद है जो ये दक्षिण भारत में यानी प्रायद्वीप भारत में स्थित है। बाकी सारे के सारे जितने भी महाजनपद है, 15 के 15, ये कहां पर पड़ते हैं, उत्तर भारत में। ठीक है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। आप देखना इसको थोड़ा सा गौर करके, जब पढ़ोगे नोट्सों में तो बड़ा मजा आएगा आपको, नक्शे के मानचित्र से समझ में आता है। आगे देखिए, अब इनका संक्षिप्त विवरण, यानी एक एक महाजनपद की क्या राजधानी थी, क्या थी, छोटे छोटे बारे में आपको दी गई है, देखते चले। देखिए भाई, सारे के सारे 16 महाजनपदों से संबंधित जो प्रश्न आते हैं अक्सर एग्जामों में, कवर्ड है, सारे मिल जाएंगे आपको, एक जगह मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, महाजनपद काल, इसके बाद में महाजनपद के बाद में आता है मौर्य वंश। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सभी को पता है, मौर्य और गुप्त ये ऐसे शासन काल रहे हैं जो अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। देखिए, नंदवंश के अंतिम शासक, अर्थशास्त्र चाणक्य की है, इतिहास जाने मुद्रा राक्षस है, दीपवंश, महावंश, जैन साहित्य, लेखक भद्रबाहु, ये सारे इंडिका, ये चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख, शिलालेख, अशोक के, ये सारे मौर्य वंश के जानने के, इतिहास जानने के स्रोत हैं। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अब हम एक एक शासक के बारे में जब बात करेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य, महान अशोक इत्यादि के बारे में डिटेल मिल जाएंगे आपको। यहां पर देखो, ये आपको दिखाई देगा कि सम्राट अशोक का शासन कहां से कहां तक था। उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में मैसूर, और मैसूर बोलते हैं तो कर्नाटक, पूर्व में बंगाल, पश्चिम में सौराष्ट्र, जूनागढ़, यानी लगभग भारत को, संपूर्ण भारत को कवर कर रखा था। आगे देखो, ये अशोक के शिलालेखों के बारे में है, अशोक के शिलालेख एवं अभिलेख, सारी डिटेल मिलेगी बच्चों आपको और अच्छे तरीके से मिलेगी। मैं आपको शिलालेखों से परिचित पहले ही करा चुका हूं कि जब भारतीय इतिहास जानने के स्रोत है उसमें अब ये मत पूछना सब ये शिलालेख क्या होते हैं।
पत्थर पे हुए लिखे हुए लेख को ही शिलालेख कहते हैं। ये अमिट होते हैं, मिटने वाले नहीं होते हैं। अब इनके बारे में एक एक के बारे में देखो, टोटल है प्रथम शिलालेख में क्या है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, सब कुछ कवर्ड है इसमें। सारे शिलालेखों की जानकारी जब हमको पता चल गई कि शिलालेख क्या है, तब उसको समझने में मजा आता है कि साहब शिलालेख क्या है। तो ये अशोक के शिलालेख भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट है, और इनकी जानकारी ही आपको सबसे ज्यादा है। आगे देखेंगे मौर्य प्रशासन। मौर्य प्रशासन में प्रांत क्या थे, राजधानी क्या थी, जैसे उत्तरापद, तक्षशिला, दक्षिणापद, स्वर्णगिरी, कलिंग, तोसली। कलिंग का नाम तो सुना ही होगा, कलिंग का युद्ध। तो बिल्कुल सुंदर तरीके से आपके सामने है। यहां आगे पढ़ते हैं कि प्रांत को क्या कहते हैं, विषय जनपद को क्या कहते हैं, स्थानीय को क्या कहते हैं, दृढ़मुख को क्या कहते हैं। बिल्कुल सुंदर सा आपके सामने है ये सारे डाटा। और मौर्य काल अक्सर हर एग्जाम में मिलेगा, काफी विस्तृत है। मौर्य काल के बाद में आता है मौर्योत्तर साम्राज्य, यानी कि मौर्य और गुप्त साम्राज्य के बीच में जो गैप आया था। भारतीय इतिहास में जो साम्राज्य यानी शासन काल में बहुत सारे छोटे छोटे राजवंश आए थे, उनको भी हमने यहाँ पर प्रयत्न किया है, कोशिश किया है। जैसे मौर्योत्तर के बाद देखो शुंग वंश आता है, शुंग वंश के बाद में इंडो ग्रीक वंश शासक। आगे चलोगे तो आगे देखोगे मिनेंडर, ये कुषाण, ये बहुत सारे शासक आते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है अपने लिए। देखो और देखिए, आप जैसे जैसे नजर मारोगे आपको समझ में चलता जाएगा कि वास्तव में नोट्सों में क्वालिटी तो है। जैसे सातकर्णी प्रथम है। अब यहां पर देखिए सातकर्णी प्रथम के बारे में जानकारी के स्रोत कई बार पूछ लेता है, बताइए गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में जानकारी से संबंधित स्रोत कौन से हैं। यह स्पष्ट बताया गया। जैसे हाथी गुफा अम्बिलेख कहां मिलता है, उड़ीसा में। सांची का अभिलेख कहां मिलता है, मध्य प्रदेश में। नाना घाट का अभिलेख कहां मिलता है, उत्तरी महाराष्ट्र में। अब एक साथ हमको सारी चीज क्लियर है। बोले नाना घाट अभिलेख पूछे तो कोई कहां मिलता है, बोले साहब उत्तरी महाराष्ट्र में। किससे संबंधित है, बोले साहब गौतमी पुत्र सातकर्णी से संबंधित है। तो ये सारे डाटा बिल्कुल सुंदर तरीके से आपको सटीक तरीके से मिल रहे हैं। आगे देखिए शक वंश, जैसे मैं अभी बात कर रहा था, अभी हमने पढ़ा था यहां पर कि शक वंश यानी शक संवत किसने चलाया था, तो उसी शक वंश की बात कर रहे हैं। यहां पर भी उसका उल्लेख आपको मिलेगा। देखिए शक वंश में आएगा, अगला आता है कुषाण वंश। कुषाण वंश के बाद में कनिष्क आता है, और कनिष्क ने ही ये चला रखा है 78 ईस्वी में। कौन सा शासक, कनिष्क। क्या चलाया, शक संवत। ये ध्यान रखना। चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई, शक के शासनकाल में हुई। क्या हुआ चतुर्थ बौद्ध संगति में, यहां पर बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया, हीनयान महायान। अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो शाखाओं में विभाजित हुआ, चतुर्थ बौद्ध संगति में। क्लियर है भाई। आगे इसके बारे में पढ़ते चलोगे, एक एक किताब के बारे में सारी डिटेल्स हैं। मौर्योत्तर वंश। अब ये प्रश्न देखिए, आप एक बार गौर करके देखो। यहां लगता है आपको कि पूछ लिया जाता है कि मौर्यों के बाद में कौन कौन से तो स्वदेशी राजा हुए थे जो वंश चलाया था, और कौन कौन से विदेशी वंश हुए। जैसे तुंग वंश स्वदेशी था, कणव वंश स्वदेशी था, सातवाहन वंश स्वदेशी था। अब वो वंश जो विदेश से आकर स्थापित हुए थे, जैसे इंडो ग्रीक यूनानी वंश, शक वंश, कुषाण वंश। क्लियर हो गया। सुंदर तरीके से हमने इनको विभाजित कर दिया, कंफ्यूज होने की आवश्यकता ही नहीं है, बच्चा आराम से इनमें अंतर कर सकता है। ऐसे ही आगे चलो, संगम काल। संगम काल ध्यान रखना, अक्सर बच्चा एग्जाम में मात कहां पर खाता है। हम पढ़ते हैं, जैसे यहां सामने नाम आ रखे हैं, चेर, चोल, पांड्य। सबको पता है दक्षिण भारत के राज्य हैं। अब ये 7वीं 8वीं सदी में भी पढ़ते हैं, और अक्सर इनका जो इतिहास फेमस है वो 7वीं 8वीं शताब्दी के आसपास का फेमस है। पर एग्जामिनर कई बार आपका टेस्ट करता है, और ये प्राचीन इतिहास में ध्यान रखना, इनको दो कालों में पढ़ा जाता है इन वंशों को, यहां से प्रश्न उठा लेता है। तो इनकी भी छोटी सी जानकारी मैंने आपको लिखी है कि अशोक के अभिलेख, खारवेल के अभिलेख, जैसे ये संगम काल की जानकारी, चोरचैल पांडे की जानकारी, जैसे अशोक के अभिलेख देते हैं, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, अरिका मेडू पांडिचेरी के खुदाई में पुरातत्व, मैगस्थनीज की इंडिका। आप सभी को पता है मैगस्थनीज, आपको पता है मौर्य काल का समकालीन विदेशी यात्री था, और इसने जब इसके बारे में लिखा है तो ये तो पता चलता है कि दक्षिण भारत में चोर चैल पांडे यानी जिसे संगम साहित्य काल, संगम काल कहते हैं, वो स्थापित
थे, इनके बारे में छोटी छोटी मैंने डिटेल भी दी है कि संगम साहित्य का अर्थ क्या होता है, क्या इनके कौन सा प्रमुख वेद था, जैसे दूसरा महाकाव्य मणिमेखलाई, प्रथम कौन सा था शिल्पाधिकारम, ये दक्षिण भारत की जानकारी प्रदान करते हैं। चेर वंश ये प्राचीन समय के हैं, आगे इनका आपको विस्तार से भी मिलेगा। जो 7वीं 8वीं की बात कर रहा हूं ये मौर्य कालीन समकालीन है। ठीक है भाई, आगे सबको पता है गुप्त साम्राज्य अपने आप में बहुत विशिष्ट महत्व रखता है। बात करें फर्स्ट ग्रेड की तो वहां पर भी गुप्त साम्राज्य है, बात करें सेकंड ग्रेड की वहां पर भी गुप्त है, और बात करें रीट की तो वहां पर भी गुप्त आपको मिल जाएगा। और गुप्त यहां पर सबको पता है कि भारतीय धर्म में जो मंदिर, मूर्ति कला, स्थापत्य कला इत्यादि की जो जनक माना जाता है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है, वो गुप्त काल को माना जाता है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप इसको जब देखोगे तो पता भी चलेगा आपको। यहाँ पर सारी चीजें हमने यहाँ पर कवर की है, ऑथेंटिक डाटा है पूरा। देखो भाई, इतिहास जानने के स्रोत यानी कि गुप्त साम्राज्य की जानकारी कहां से मिलती है, एक पेज पे आ गई है। एक तो मिलती है साहित्यिक स्रोतों से, और एक मिलती है साहब प्रशस्ति अभिलेख से, और एक मिलती है साहब प्रमुख विदेशी यात्रियों के विवरण से। क्लियर है? अब आप देखोगे, बोले साहब प्रमुख साहित्य, जैसे अभी संस्कृत शिक्षा विभाग फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था, उसमें एक प्रश्न आया था, बताइए निम्न में से कौन सी पुस्तक की रचना गुप्त काल में नहीं हुई थी। अब हमको पहले पता होना चाहिए गुप्त काल में कौन कौन सी पुस्तकें जो रचित थी, महत्वपूर्ण पुस्तकें देखोगे, जैसे कालिदास अपने आप में भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। इन्होंने 2 महाकाव्य लिखे थे, 2 खंड काव्य लिखे थे, 3 नाटकों की रचना की थी। अब कालिदास से संबंधित प्रश्न पूछता है, बताइए रघुवंश क्या है, महाकाव्य, नाटक इत्यादि। तो हमने यह विभाजन कर दिया, कालिदास के महाकाव्य कौन से थे, रघुवंश कुमार संभव, खंड काव्य मेघदूत ऋतु संहार, नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्र, विक्रम ओर्वशीय। ठीक है। विशाखा दत्त, इन्होंने 2 नाटक लिखे थे, मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम। अमर सिंह ने लिखी अमरकोश, वत्स भट्टी रावण वध, दंडिन 10 कुमार चरित्र। ये सारे के सारे गुप्त काल की जानकारी देते हैं। उनके समकालीन थे भैरवी, क्रातुर्जन्यम, भर्तृ, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक। क्लियर है भाई? ये प्रमुख पुस्तकें हैं। प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित ये रही, चंद्रगुप्त से, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। विदेशी यात्री कौन से आए थे, फाइयान, फाको की, चंद्रगुप्त प्रथम। अब यहां पर हम पढ़ते हैं, इसको वास्तविक संस्थापक मानते हैं। प्रमुख संवत विक्रम संवत, ध्यान रखना 57 ईस्वी में चलाया था। शक संवत 78 में, गुप्त संवत 319 में, हिजरी संवत 622 में, इलाही संवत 1583 में। ठीक है भाई, सारे के सारे एक साथ कवर्ड कर दिए। तो ये सारे डाटा आपको देखो निकाल के भी बताया गया कि अगर हम सन पूछता है विक्रम संवत में क्या करेंगे, 2024 में प्लस करेंगे, अगर शक संवत की पूछता है तो माइनस करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो सारा अच्छे तरीके से आपके सामने पेश है। आगे बढ़ो, पूरा मिलेगा आपको गुप्त काल में। शायद मेरे हिसाब से तो कुछ छूटा नहीं है, फिर भी अगर कोई बाई चांस छूट जाता है तो आपको उसको ऐड करने का भी यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, पर ऐड करने की पहली बार नौबत आएगी नहीं, क्योंकि हमने ऐसा काम किया है कि आपको एक साथ सारी चीजें मिल जाए। ठीक है भाई? तो गुप्त काल जो कि हमारा यहाँ पर प्राचीन इतिहास का ये अंतिम टॉपिक है। ठीक है, ये गुफाओं से संबंधित देखिए, ये प्रश्न अक्सर एग्जामों में खूब पूछता है, चित्रकला। गुप्त काल की जो गुफाएं हैं, जैसे अजंता महाराष्ट्र में 29 गुफाएं हैं, 16वीं और 17वीं गुफा का संबंध। अब इन 29 में से ओनली 16वीं और 17वीं का संबंध गुप्त काल से है। 16वीं में क्या है, 17वीं में क्या है, ये भी हमने यहां पर लिखा है। कुल संख्याएं, बाघ की गुफाएं कहां पर है, मध्य प्रदेश में। ये सभी बौद्ध धर्म से संबंधित है। कुल संख्या कितनी है इनकी, 9 है। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपको डाटा मिलेंगे एक साथ। आगे यहां पर प्रशासनिक व्यवस्था आ जाती है गुप्त काल की, ये सारे आपको यहां पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप जैसे जैसे नोट्सों को पढ़ोगे आपको यहां पर पता चलेगा कि राजस्थान के मंच से जुड़ने का हमको क्या लाभ है। ये तो था हमारा प्राचीन इतिहास का डाटा जो आपने देखा। अब आता है मध्यकालीन इतिहास। जैसे कहते हैं कि आपको अगर समझ में आ गया होगा, जहां तक मैंने जो बताया, अगर जो बच्चा वास्तव में जो तैयारी कर रहा है, जिसको वास्तव में यहाँ पर ये महसूस होता हो कि एक अच्छे डाटा में और एक फालतू के डाटा में अंतर क्या होता है, जैसे कि एक एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्या होता है, एक अनावश्यक डाटा कुछ भी ऐड कर दिया जाता है, उसमें अंतर क्या होता है। जैसा हमारा प्राचीन इतिहास है, लगभग सेम उसी प्रकार हमने जैसे मध्यकालीन इतिहास चलेंगे, टोटल चीजें कवर्ड है, यहाँ पर सेम है, कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो लेखक राइटर है वो एक ही प्रकार से लेखन किया है। ऐसा नहीं है कि इसमें आपको कुछ नया अंतर मिल जाएगा। अच्छी चीजें हैं।
ये देखिए फिर नक्शा दिया आपको, यहाँ पर पता चल जाएगा कि मध्यकालीन भारत की शुरुआत हर्षवर्धन के समय कौन कौन से राज्य थे, सब कुछ यहाँ पर उठा के आपके सामने दिख रहा है। बाकी डाटा क्लियर है, नक्शों के माध्यम से भी समझो, चार्ट के माध्यम से भी समझो, शॉर्ट एंड स्वीट है एकदम। ठीक है भाई, तो जैसे जैसे आप ऊपर स्केप करेंगे, इसे हम पल्लव काल, मैंने कहा था ना चोर चैल पांड्य, अब उसके बाद चालुक्य, पल्लव, चोल, ये अक्सर एग्जामों में आते हैं। इनकी देखो ये राज सिंह शैली, ये सारी टोटल शैली खूब आती है एग्जाम में। बताइए चोलकालीन प्रसिद्ध मंदिर सर्वाधिक कौन सी शैली में निर्मित हुए हैं? यहां पर देखिए मामल शैली नरसिंह वर्मन प्रथम ने चलाई, राज सिंह शैली, ये सारी की सारी शैलियां हैं। भारत में राजपूत काल में मंदिर निर्माण की कुल शैलियां कितनी थी? देखो भाई यहां पर शैलियां, नंबर 1 आता है नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली। जब आप पढ़ोगे फट से समझ में आ जाएगा। बोले साहब नागर शैली कहां पर थी, द्रविड़ शैली कहां पर थी, बेसर शैली कहां थी? हम भारत को एक कहते हैं उत्तर भारत, एक कहते हैं मध्य भारत और एक कहते हैं दक्षिण भारत। इन 3 पार्टों में विभाजित कर देते हैं। कई बार एग्जाम में हमको लगता है कि हम कंफ्यूज होते हैं, हमें तुक्का भी देना होता है। आप आंख बंद करके भी तुक्का दे सकते हो। सबको पता होना चाहिए कि दक्षिण भारत के अधिकतर यानी 90 क्या 99% मंदिर कौन सी शैली में बने बच्चों? द्रविड़ शैली में। क्लियर है? इसी प्रकार उत्तर भारत में आ जाओ, आपको पता है नागर शैली और बेसर शैली ये मध्यकालीन मध्य भारत और उत्तर भारत की मिश्रित शैलियां हैं। ठीक है, तो आप उत्तर, मध्य और दक्षिण ये सारे के सारे अंतर करोगे। देखो उत्तर भारत में निर्मित मंदिर नागर शैली, इसके बाद में आ जाओ, अगर बात करूं मैं मध्य भारत में बेसर शैली और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली। क्लियर है? कितना सुंदर तरीके से आपको यहां पर क्लियर हो जाता है फटाक से, एकदम आपको लगेगा नहीं कि हमने कोई ऐसी बहुत ज्यादा रामायण लंबा चौड़ा इतिहास पढ़ना है। अब इसके जो प्रमुख मंदिर हैं उसके उदाहरण भी दे रखे हैं। देखो भाई नागर शैली में कौन कौन से प्रमुख मंदिर बने हैं? खजुराहो का कंदारिया महादेव, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर। द्रविड़ शैली में कौन कौन से मंदिर बने हैं? बेसर शैली में कौन कौन से मंदिर बने हैं? ठीक है, और नेक्स्ट आता है चोल वंश, और ये चोल वंश के प्रमुख शासक है। अब यहां हम इनको थोड़ा सा विस्तृत रूप से पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, कौन कौन से मंदिर चोल काल में बने थे, कौन सी शैली में बने थे। अगला आ जाएगा यहां पर चालुक्य वंश। कौन सा आ जाएगा? चालुक्य वंश। तो ये सारी चीजें दोस्तों आपको मध्यकालीन इतिहास में पढ़ने को मिलेंगी। और फिर यहां पर अपना न्यू टॉपिक आता है कुछ प्रमुख राजवंश, यानी कि जो दक्षिण भारत के ऐसे राजवंश जिनका इतिहास सल्तनत काल से जुड़ा है। बहुत सारे वंश है ऐसे तो छोटे छोटे, पर जो अभी हमने कवर्ड किए हैं, जैसे नंबर 1 पे आता है विजयनगर साम्राज्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, हरिहर एवं बुक्का दोनों भाइयों ने यहाँ पर इसकी स्थापना की थी, और इसी के साथ में था बहमनी राज्य। तो वो दोनों राज्य आपको यहाँ पर कवर्ड मिलेंगे। देखिए भाई इनका सारा विजयनगर साम्राज्य में 4 वंशों का शासन है। ये सारे के सारे चारों वंशों का डाटा आपके सामने आ जाएगा, तुलु सलु सारे के सारे। कृष्ण देव राय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट है, ये इनको सूची के आधार पे बता दिया गया। देखोगे आप विजयनगर पे सबसे पहले कौन सा था भाई? संगम वंश। कौन था संस्थापक? हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम। कब था? 1336 में। सालू वंश कौन था? नरसिंह सालू। कब था? 1485 से 1505। तुलु वंश वीर नरसिंह। अराविडु वंश तिरुमाल। क्लियर हो गया एक सारणी में? तो ये चारों वंशों के संस्थापक और उनके बारे में बात की। आगे जब इनका एक एक के बारे में बात करेंगे तो देखो इनका प्रशासन भी दे रखा है। और फिर आता है हमारा बहमनी साम्राज्य। ठीक है भाई, तो ये मध्यकालीन इतिहास के बाद में फिर पहुंचते हैं हम सल्तनत काल। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सल्तनत काल जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा वास्तव में कि यहाँ से अच्छा टॉपिक है, अच्छा है। जब आप राजस्थान इतिहास, जैसा कि आप सभी को पता है अशोक सर राजस्थान की इतिहास पढ़ाते हैं, और जो सल्तनत काल में जैसे आप अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ते हैं या तुगलक वंश को पढ़ते हैं, तो आपने देखा होगा चित्तौड़ का आक्रमण, रणथंभौर का आक्रमण, जालोर का आक्रमण, सिवाना दुर्ग का आक्रमण, ये सारे आक्रमणों का उल्लेख राजस्थान के इतिहास में भी मिलेगा, और कुछ संक्षिप्त परिचय आपको यहाँ पर इंडियन इतिहास में भी मिलेगा। क्लियर है? तो आप एक साथ पढ़ेंगे राजस्थान के इतिहास से संबंधित। जैसे अगर मान लो आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो आपको राजस्थान के इतिहास से संबंधित टॉपिक और भारत के इतिहास से संबंधित टॉपिक एक पुस्तक में एक साथ प्राप्त होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है और अच्छे से मिलेंगे आपको।
अशोक सर का एक्सपीरियंस तो सभी को पता है भाई, राजस्थान जीके के लिए तो एक्सपर्ट हैं, तो आपको वहां से भी ले सकते हो और यहां से भी ले सकते हैं। क्लियर है भाई। गजनी वंश, गजनी के बाद में कौन कौन से वंशों ने यहाँ पर सल्तनत काल में शासन किया था, वो सारे के सारे वंश यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई देंगे। देखते चले भाई। जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि देखो चित्तौड़ का आक्रमण, मैंने कहा था ना कि अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण करने के कारण क्या है। जैसे ये रहे, चित्तौड़ का आक्रमण कब हुआ था, किस किस के बीच हुआ था, आक्रमण करने के कारण क्या था, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था, चित्तौड़ का पहला साका कब हुआ था। तो कुछ चीजें तो यहां भी डाली हैं और आपको यही जानकारी और भी विस्तार रूप से राजस्थान के इतिहास में प्राप्त हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के बाद तो तुगलक वंश आएगा। तुगलक वंश के बाद में, तुगलक वंश में आता है मोहम्मद बिन तुगलक। इससे अक्सर एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं, इनकी जो योजनाएं हैं उनको अच्छे से पेश किया है। फिर आता है लोधी वंश, और लोधी वंश के बाद में आप सभी को पता है जो वंश आता है उसने लंबे समय तक शासन किया था, और उस वंश का नाम है कौन सा, मुगल वंश। कौन सा है भाई, मुगल वंश। और मैंने अभी आपको जब परिचय कराया था तो शुरुआत में बताया था कि मुगल वंश में, मुगल वंश का तो आता ही आता है, साथ में ध्यान रखना मुगलों के साथ में राजपूतों के संबंध व उत्तर मुगल काल, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मुगलों से डायरेक्ट प्रश्न ना पूछ के इनडायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन से मुगल शासक के समकालीन कौन सा राजस्थान का शासक था। जैसे अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है कि राजस्थान की आमेर रियासत में दो शासक थे, मिर्जा राजा जयसिंह और सवाई जयसिंह। अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है बताइए मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी, सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने दी। तो अब हमको बेस क्लियर होना चाहिए कि मिर्जा राजा जब था मुगल शासक कौन था, सवाई जयसिंह था तो यहां पर मुगल शासक कौन था। बीच में यहां पर मराठा साम्राज्य टॉपिक है, ये थोड़ा सा सेट कर देंगे इनको एक बार। ये अपना मुगल इनसे पहले आ जाएगा, उसके बाद में मराठा आएगा, परंतु मराठा हमारे सिलेबस में है, क्योंकि मराठा ध्यान रखना दोस्तों, शिवाजी का जो साम्राज्य है वो भी औरंगजेब से तो काफी ताल्लुक है उसका। आपको पता है पुरंदर की संधि, ये सारे का सारा इतिहास मुगलों के साथ जुड़ा हुआ है इनका। तो शिवाजी के उत्तराधिकारी के बारे में भी यहाँ पर डिटेल मिल जाएगी आपको, पर्सनल शिवाजी की तो है ही, और उसके जो पेशवा थे पेशवाओं के बारे में भी मिल जाएगा पूरा डाटा। और फिर आता है मुगल वंश। देखो भाई काफी बड़ा टॉपिक है, विस्तार से चर्चा है इसके ऊपर। संस्थापक कौन था, वास्तविक संस्थापक कौन था, मुगलों की राजभाषा क्या थी, मातृभाषा क्या थी। आगे जब हम पढ़ेंगे कि मुगल शासकों के बारे में कई बार हमको कंफ्यूजन होता है कि यार उनका मूल नाम क्या था और वास्तव में शासक बना जब नाम क्या था, एक साथ लिस्ट कर दिया यहाँ पर आप देख सकते हो कि बाबर का मूल नाम क्या था, जहीरुद्दीन, हुमायूं का नासिरुद्दीन, अकबर का जलालुद्दीन, जहांगीर का सलीम, शाहजहां का सिहाबुद्दीन, औरंगजेब का मुहीउद्दीन, बहादुर शाह प्रथम का मुअज्जम, शाहजहां द्वितीय का रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह रंगीला का रोशन अख्तर। क्लियर हो गया, कितना शॉर्ट एंड स्वीट। आगे हम देखेंगे कि मुगल काल के इतिहास के स्रोत, ये वो प्रमुख पुस्तक हैं जिनसे हमको जानकारी मिलती है। मुगल वंश के शासक ये तो थे प्रमुख शासक, और ये थे उत्तर मुगल काल के अंतिम शासक, बहादुर शाह जफर द्वितीय तक। प्रत्येक शासक का कार्यकाल है, प्रत्येक शासक का नाम है, एक भी शासक बाहर नहीं है। अब आगे जब हम पढ़ेंगे इसमें एक एक के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। जैसे नंबर 1 पे आता है जहीरुद्दीन बाबर। अब बाबर के क्या क्या काम थे, किससे युद्ध हुआ था, कौन सा महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था, क्या संधि हुई थी, वो सारी की सारी डिटेल जब आप इस टॉपिक को पढ़ोगे विस्तार से तो एक एक शासक के बारे में पढ़ोगे। काफी लंबा टॉपिक है, तो आपको बार बार हम बता ही रहे हैं। यहां तो आप देख ही रहे हो दोस्तों, फिर हमारा रायथान ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको रायथान पर भी फ्री पीडीएफ देखने का मौका मिलेगा। आराम से संतुष्ट होकर फिर आप ऑर्डर करें, और बहुत ही जल्द आपको और भी बेहतरीन तैयारी के साथ, हो सकता है जल्दी हमारे इतिहास की पुस्तक लॉन्च हो जाए, तो आपको मार्केट में नोट्सों के साथ हमारी पुस्तक भी मिल जाएगी, आराम से मिल जाएगी, और ऐसा डाटा मिल जाएगा जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे, जिसका आप इंतजार कर रहे थे। तो ये आप देखने से पता चलेगा। देखो भाई अभी भी मुगल काल ही चल रहा है, क्योंकि मुगल काल मैंने कहा था राजपूत संबंध, उत्तर मुगल काल, ये टोटल सारी चीजें मुगल काल के साथ जुड़ी हुई हैं। मुगल काल का प्रशासन है, मुगल काल की चित्रकला है, मुगल काल में स्थापत्य कला है,
ये सारे के सारे एक साथ कवर है। ठीक है, जैसे औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनवाया था, यहाँ पर अब इनमें पूछा जाता है कि इनका मकबरा कहाँ है, बाबर का कहाँ है, काबुल में, जहांगीर का कहाँ है, लाहौर में, बहादुर शाह जफर द्वितीय का कहाँ पर है, बर्मा, रंगून में। कई बार पूछ लिया जाता है इनका मकबरा कहाँ पर है। हुमायूं के कौन कौन सी स्थापत्य कला है, स्थापत्य कला में सबको ही पता है कि बोले भाई यहाँ पर शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल माना जाता है। तो ये जो लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, सारी चीजें हैं। यहां तक हमारा मुगल काल आता है। ठीक है भाई, तो मुगल काल की संपूर्ण जानकारी कवर करने के बाद फिर आता है भक्ति काल एवं सूफी संत। यहां से काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। देखो, भक्ति काल की शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से है। अलवार संप्रदाय क्या है, नैनार क्या है, भक्ति आंदोलन का सूत्रपात कहां से होता है, दक्षिण भारत में किसने किया, शंकराचार्य ने, उत्तर भारत में किसने किया, रामानंद ने। अब शंकराचार्य का जन्म, मृत्यु, माता उपाधि, ये बिल्कुल शॉर्ट तरीके से है। कौन से मठ, ज्योतिर्मठ, श्रृंगेरी मठ, गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ। यहाँ पर फिर आता है रामानुजाचार्य, इन्होंने कौन सा द्वैत या अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। ऐसे करके बिल्कुल तरीके वाइज सारे के सारे आपको संत मिल जाएंगे। और आप जैसे जैसे नोट्सों की क्वालिटी देखोगे, आप यहाँ पर क्वालिटी से पता चलेगा कि हमें बिल्कुल शॉर्ट एंड संक्षिप्त तरीके से एक अच्छा मैटर मिल रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए, जो सूरदास जी हैं 16वीं 17वीं शताब्दी में थे। कहाँ हुआ जन्म, आगरा में। समकालीन शासक कौन था, अकबर और जहांगीर। किसकी भक्ति करते थे, भगवान कृष्ण और राधा के। पुस्तक कौन कौन सी लिखी थी, सूर सारावली, सूर सागर, साहित्य लहरी। जहांगीर के संरक्षण में कौन सी पुस्तक लिखी थी, सूर सागर। ये सारे के सारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल 5 लाइनों में आपके सामने है। आगे पढ़ोगे, कौन सी भक्ति से संबंधित थे, बोले साहब सगुण भक्ति से थे। इनका संबंध किससे था, वल्लभाचार्य की शिष्य परंपरा से था। आगे आएंगे कबीरदास। कबीरदास के बारे में तो सबको पता ही है कि निर्गुण धारा से संबंधित थे। निर्गुण और सगुण में क्या अंतर है। सूफी संत, ऐसे ही सूफी संतों के बारे में पढ़ोगे, कौन कौन सा, बेसरा, बासरा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सारी की सारी चीजें आपके सामने हैं। क्लियर है भाई। तो इनको देखने से आपको पता चलेगा कि मध्यकालीन इतिहास में हमारा काफी अच्छा कवर किया है। ये था हमारा मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास आपने देखा, इसी के साथ मध्यकालीन इतिहास देखा, एक साथ मिले, आपको सटीक डाटा मिला। अब आता है आधुनिक इतिहास, जो वर्तमान संक्षेप में सबसे इंपॉर्टेंट है। दोस्तों याद रखना, अभी जो सरकार का मन है कहीं ना कहीं ऐसा है कि आधुनिक इतिहास पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। जैसे मुगल काल हो गया, सल्तनत काल हो गया, इन पे थोड़ा सा, जो मेरा अनुभव है, जो मैंने कंपटीशन के पेपर देखे हैं, उससे मुझे लगता है कि यहां से कहीं ना कहीं प्रश्न कम बन रहे हैं। और ये आप जब अगर इस परिपेय में देखोगे कि वर्तमान सरकार किसकी है, उनका फोकस किस मुद्दे पे सबसे ज्यादा रहता है, तो हमको तैयारी करने में मदद मिलती है कि गवर्नमेंट किस पे जोर दे रही है। आधुनिक इतिहास जब पढ़ेंगे तो भारतीय क्रांतिकारियों से संबंधित, भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। तो आधुनिक इतिहास में देखोगे, यहां पर यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ये रहा मार्ग, जो मैंने आपको फर्स्ट में परिचय कराया था कि किस मार्ग से यूरोप से कंपनियां भारत में आई थी, उसको हमने यहां मैप के माध्यम से भी दिखाया गया है। और आगे यहां पर एक एक कंपनी के बारे में डिटेल से लिखी है। कोलंबस कौन था, कब आया था, भारत आने वाली व्यापारी कंपनी सबसे पहले पुर्तगाली आई, फिर डच आई, फिर अंग्रेज आए, और अंग्रेजों के बाद में डेनिस आए, और डेनिस के बाद में फ्रांसीसी आए। अब एक एक का स्पष्ट उल्लेख है। सबसे पहले जैसे पुर्तगाली व्यापारी कंपनी है, पुर्तगाली व्यापारी कंपनियों के बाद में देखिए, हम देखते चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि शॉर्ट में कैप्टन हॉकिंस कौन था, क्यों आया था भारत, सर टॉमस रो कब आया था, क्या उद्देश्य था, व्यापार की परमिशन ली, डैन कंपनी आई, इनका अंत कैसे हो गया, किस युद्ध में इसने किसको हरा दिया। अब आती है हेडिंग 18वीं शताब्दी और विदेशी आक्रमण, कि कौन कौन से विदेशी आक्रमण हुए। जैसे अहमद शाह अब्दाली, सबको पता है अफगान था, मराठों का अंत किया था। और धीरे धीरे यहां पर अवध राज्य, अब देखो अवध के बारे में डिटेल मिलेगी आपको, क्लियर है, एक एक शासक के बारे में। बंगाल राज्य, बंगाल की सारी डिटेल मिल जाएगी। सिराजुद्दौला कौन था, सिराजुद्दौला के साथ प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ब्लैक कोटरी की घटना, अलीनगर की संधि, ये एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे ये देखो प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला था, अंग्रेज एक तरफ थे,
अब आप जब दोस्तों यहाँ पर तुलना करोगे, ये ऑथेंटिक बुक का डाटा है, हमको पता चलता है कि क्या रीजन था। देखिए, सिराजुद्दौला की सेना में एक तरफ था मीर बदान, एक था मीर जाफर। इसने इसके साथ गद्दारी की थी, इसकी सेना थी लगभग 50,000। जबकि आप अंग्रेजों की देखो, मात्र 3200 सैनिक थे, पैदल सैनिक थे 950, तोपची थे 100, नाविक थे 50 और भारतीय सैनिक थे 2100। अब आप तुलना करो कि ये सेना किस प्रकार से एक सफल मैनेजमेंट, और यहां पर ध्यान रखना मीर जाफर की गद्दारी के कारण कहीं ना कहीं भारी पड़ी थी और भारत में अंग्रेजों को पैर जमाने का मौका मिला था। तो ये जब आप पढ़ोगे काफी रोचक मिलेगा आपको, कि आपको मजा आएगा वास्तव में कि ऐसा भी इतिहास में हमने इतने स्वीट तरीके, यानी बहुत शानदार तरीके से, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से पेश किया है कि आपको लंबी चौड़ी रामायण नहीं पढ़नी पड़े, सारे कवर्ड हो गए। जैसे मीर कासिम कौन था, मीर जाफर कौन था, और इन्होंने कब कब शासन बने, वो सब चीजें है देखो एक साथ। फिर आता है कि यहाँ पर बक्सर का युद्ध क्यों लड़ा गया था, क्या तत्कालीन परिस्थितियां बनी थी, बक्सर की डिटेल मिल जाएगी। अंग्रेजों का मराठों के साथ युद्ध, कि मराठों से लड़ने का कारण क्या था, प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध, ये सारी जानकारी आपके सामने है स्क्रीन पे। देखो भाई, आंग्ल मैसूर युद्ध, मैसूर यानी कि कर्नाटक के साथ युद्ध हुए थे। फिर यहाँ पर सरदार जी यानी कि हमारे पंजाब, यहां पर देखोगे आप, इनसे भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि किस सिख गुरु को, यानी कि यहां पर जहांगीर ने मरवा दिया था, या गुरु तेग बहादुर को किसने मरवा दिया था। ये सारी चीजें जब आप देखोगे तो समझ में आएगी। एक एक के बारे में डिटेल दे रखा है युद्ध के साथ में। देखो ये आ गया पंजाब राज्य एवं आंग्ल सिख युद्ध। गुरु नानक साहब पहले हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुई, वर्तमान जगह वो कहाँ पर है। गुरु अंगद जन्म मृण्वान क्या चलाई इन्होंने, गुरुमुखी लिपि चलाई। गुरु अमरदास ने क्या काम किया, 22 गद्दियों की स्थापना की। ऐसे आप पढ़ोगे गुरु रामदास ने क्या किया। यहाँ पर देखिए चौथा गुरु है, 500 बीघा जमीन जहाँ दी। गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव देखो यहाँ पर अर्जुन देव ने अमृतसर जलाशय खुदवाया और जहांगीर ने इनकी हत्या करवाई थी। वेरी वेरी मोस्ट है, तो फैक्टर सारे कवर है, हर किसी गुरु के बारे में है। सामाजिक सुधार एवं पुनर्जागरण आंदोलन, राजा राम मोहन राय, आप परिचित हैं सभी इनसे, कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा, प्रार्थना समाज जो यहाँ पर समाज स्थापित किया था, ब्रह्मा समाज जो स्थापित किया था, उनमें इनका काफी योगदान था। ऐसे ही यहाँ पर जब आप पढ़ोगे दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना की, रामकृष्ण परमहंस की विवेकानंद जी ने स्थापना की, थियोसोफिकल सोसाइटी। ये एग्जाम की दृष्टि से सारे प्रश्न जो महत्वपूर्ण बनते हैं उनको यहाँ पर एक साथ आपके सामने कवर्ड है। और आगे 1857 की क्रांति है। 1857 की क्रांति के कारण क्या थे, तत्कालीन कारण क्या थे, क्या क्या इसमें घटना घटी थी, क्यों इसमें भारतीयों को पराजय झेलनी पड़ी, क्यों अंग्रेज थे। देखो ये चार्ट आ गया, यहाँ पूछता है क्रांति दिल्ली में हुई, कब हुई, 11 से 12 मार्च 1857। नेता कौन थे, बहादुर शाह जफर द्वितीय, जीनत खां, बखत खां। दमनकारी अंग्रेजों का अधिकारी कौन था, कर्नल हडसन, जॉन निक्सन। दमन की दिनांक क्या थी, 21 सितंबर 1857। लखनऊ, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, सबका यहाँ पर एक सारणीबद्ध है, आपको कहीं नहीं ढूंढना पड़ेगा, फट से मिल जाएंगे। आखिर में आता है क्रांति के परिणाम क्या रहे थे, वो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। क्रांति का प्रभाव क्या रहा था, कि भारत में क्या प्रभाव हुआ था, बहुत सारे सुधारों को जगह दी गई थी। जब आप पॉलिटिकल पढ़ते हो तो पता चलता है भारत शासन अधिनियम 1858 यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य को समाप्त कर दिया, और सीधा साम्राज्य किसने ले लिया, ब्रिटिश ताज ने। वो इस क्रांति की देन थी। क्लियर है भाई। तो यहां से क्रांति के बाद में आता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं राष्ट्रीय आंदोलन। वायसराय लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिट्टन की नीतियां, लॉर्ड रिपन की नीतियां, इल्बर्ट विधेयक, कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस में फूट, नरम दल, गरम दल, ये सारे टॉपिक एक एक करके आ रहा है। बंगाल का विभाजन और विरोध में स्वदेशी आंदोलन, ये सारी चीजें हैं। और आधुनिक भारत का इतिहास जब आप पढ़ोगे दोस्तों तो गांधी युग आता है 1919 में, और गांधी जी का फिर 1947 तक यानी मृत्यु पर्यंत तक, जब तक गांधी जी की हत्या की गई थी तब तक भारतीय राजनीति पे गांधी जी का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ठीक है भाई, तो ये पॉइंट टू पॉइंट आधुनिक इतिहास के सारे पॉइंट हैं, काफी विस्तार रूप से है। जैसा कि आपने देखा होगा, एक पूरी बुक है आपके सामने, देखने से पता चल जाता है। हमने यहाँ पर लगभग 300 पेज का मैटर है, तो इसका पता चल रहा होगा कि डाटा हमने कोई छोड़ा तो है नहीं। और अगर कोई नया टॉपिक ऐड है, जैसे आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग आता है, तो वो निश्चित रूप से ऐड कर दिया जाएगा, आपका नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। ये हमारा
पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि बच्चों का भविष्य अच्छे से तैयार करना, बच्चों को एक अच्छा रिजल्ट देना, सिलेक्शन देना ही हमारा अंतिम उद्देश्य है दोस्तों। तो ये हमारे भारतीय इतिहास से संबंधित तीनों नोट्स कंप्लीट होते हैं यहाँ पर, जिसमें प्राचीन इतिहास है और मध्यकालीन इतिहास है और आधुनिक इतिहास है। ये जो टॉपिक है लास्ट के, फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति और अमेरिका की क्रांति, दोस्तों ध्यान रखना ये विशेष रूप से सेकंड ग्रेड के टॉपिक है। जो बच्चा सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है उनके लिए निश्चित रूप से बहुत ही रामबाण की तरह साबित होंगे, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि हम ऐसे टॉपिकों को अक्सर भूल जाते हैं, जो ऐसे होते हैं यार हमारा क्या काम है इनसे, तो विदेश के है। परंतु मैं कह रहा हूं 3 से 4 प्रश्न हर एग्जाम में आते हैं यहाँ से, और अगर आप इन नोट्सों को पढ़ोगे तो आराम से आपको यहाँ से 3 से 4 प्रश्न मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों इतनी क्लास देखने के बाद, यानी कि हमने लगभग यहाँ पर 286-87 पेज की इतिहास की जो PDF देखी, इसमें आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट दिखाया है। ऐसा नहीं है जल्दबाजी में कि आपको देखने का मौका नहीं दिया। आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा और क्लियर है कि मैटर तो समझ में आ ही जाता है कि क्या मैटर है क्या नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया जब हम शुरू में परिचय करते हैं कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और CBSE पैटर्न के आधार पर इनको तैयार किया गया है। फिर भी अगर बाई चांस कोई त्रुटि रहती है, पहली बार रहने के चांसेस नहीं है, 99% हम यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि हमारी नजर में पूर्ण रूप से सत्य है। फिर भी अगर कोई रहता है तो निश्चित रूप से हम वापस इसको चेक करके आपको सुधार के साथ दोबारा हमारा जब दूसरा संस्करण आएगा और बेहतर तरीके से पेश करेंगे। तो आप दोस्तों अगर हमारी जानकारी से संतुष्ट है, हमारे नोट्सों से संतुष्ट है, तो आप हमारे रायथान ऐप पर आकर डाउनलोड करके यहाँ पर देखकर दिए गए नंबर पर ऑर्डर कर सकते हैं और घर बैठे भी आप इन नोट्सों को आराम से प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इतिहास के साथ आपको पॉलिटिकल के नोट्स मिल जाएंगे, राजस्थान जीके के मिल जाएंगे, भूगोल के मिल जाएंगे, साइकोलॉजी के मिल जाएंगे। यानी आप चाहे रीट L1 हो, L2 हो, सेकंड ग्रेड हो, चाहे आपको यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड जीके का फर्स्ट पेपर हो, इत्यादि सारे नोट्स यहाँ पर एक ही मंच से प्राप्त होंगे। बस सिर्फ आपको ऑर्डर करना है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे, अगर आप वास्तव में संतुष्ट हो, तो निश्चित रूप से आप आइए हमारे ऐप पर और इन नोट्सों को खरीदिए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।